Hare Krishna, my dear students, and welcome again to our channel Zenduka Learning. आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग। और ये रिवीजन में नोट्स से नहीं करवाऊंगा, कोई समराइज नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं। और उसका रीजन ये है कि इस AS17 को खास तौर पर हमें किसी भी प्रकार के कोई शॉर्ट नोट से रिवाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप कितने भी अच्छे नोट्स बना लो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज तो किसी भी लाइन पर आ सकते हैं, तो एक लाइन भी छूट गई और उसी पर ही एमसीक्यू आ गया तो। और इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता भी हूं कि जो भी हैंड रिटन नोट्स सभी लोग देते हैं, मैं भी देता हूं, तो ये तो लास्ट डे रिवीजन के लिए ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स नोट्स को लेकर क्या सोचते हैं कि ये इन नोट्स से हम रिवीजन कर लेंगे, नहीं, ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं लास्ट डे रिवीजन के लिए ही हैं। आपको रिवीजन भी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही एटलीस्ट एमसीक्यूज जो हैं वो तभी आपके सही हो पाएंगे पूरी तरह, जब आपने एक एक लाइन ढंग से पढ़ी हुई हो। क्योंकि अगेन मैं कहूंगा कि भाई वो तो आप जानते भी हैं कि किसी भी लाइन किसी भी पर्टिकुलर जगह से एमसीक्यू आ सकता है। तो इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो रिवीजन है ये स्टडी मटेरियल से ही करना चाहिए। और हम स्टार्ट करते हैं AS17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग। ध्यान दें, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन, बिल्कुल मॉड्यूल की से पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि AS17 बड़ा आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं स्टडी मटेरियल में दिए जो मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। तो हम आज कुछ भी इग्नोर नहीं करने वाले हैं, और सारी बातें जो स्टडी मटेरियल में दी गई है और जहां जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, प्रोविजंस जो है, सभी कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, इसका हेडिंग है सेगमेंटल रिपोर्टिंग। पहली बात, ये एस किस पर एप्लीकेबल है? तो जितनी भी नॉन एसएमईज हैं, एसएमसीज हैं, उन पर तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। और जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, नॉन कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट नहीं है, उसमें वो लेवल 1 एंटिटीज होना चाहिए, उनके लिए ये मैंडेटरी है। लेवल 1 एंटिटीज क्या होती हैं? ये एक जनरल बात है कि ऐसी सारी एंटिटीज जिनके सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस के बिजनेस में है वो, और इन बिजनेसेस में नहीं हो, ऊपर वाली कंडीशंस अगर पूरी नहीं हुई, तो जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 250 करोड़ है उससे ऊपर हो, या प्रीसीडिंग ईयर की जो बोरोइंग्स है वो 50 करोड़ है उससे ऊपर हो, ये जितनी भी ये एंटिटीज मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं किसी एंटिटीज की कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी भी होगी, तो वो सब जो है लेवल 1 में आ जाएंगी। तो नॉन एसएमसीज दिमाग में फिट करते चले, नॉन एसएमसीज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। और अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो उसका लेवल 1 एंटिटी होना जरूरी है। और लेवल 1 के लिए क्या कंडीशंस थी, एक बार दिमाग में फिट कर लें कि या तो बैंकिंग बिजनेस में हो, या फाइनेंशियल बिजनेस में हो, या फिर उनकी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या प्रीवियस, या और है ये, या प्रीवियस प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है उससे ज्यादा हो, या बोरोइंग्स 50 करोड़ है उससे ज्यादा हो, या जितनी भी अभी हमने बात की बैंकिंग इंश्योरेंस और ये 250 करोड़ 50 करोड़ वाली कंपनीज, इनकी किसी भी कंपनीज की, भले वो कंडीशन पूरी ना करें, फिर उन कंपनीज की पेरेंट या सब्सिडरी कंपनीज, तो ये सब लेवल 1 एंटिटीज में आएंगी। इन पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरीली एप्लीकेबल है। अब जिस पर एप्लीकेबल नहीं है वो भी अगर जोश जुनून में आकर A17 से रिपोर्टिंग करना चाहता है तो करे, उससे तो कोई मनाही तो है नहीं। अब दूसरी बात आती है यहां पर, देखिए इस एस में मेन बात क्या है, और यहां पे समझना थोड़ा। एक तो हमको सेगमेंटल रिपोर्टिंग, तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, और सेगमेंट आइडेंटिफाई करना कि भाई इस बिजनेस में, किसी बिजनेस में सेगमेंट अगर हैं तो कितने हैं और वो कैसे क्लासिफाई होंगे, इस पर कोई भी क्वेश्चन
प्रॉपर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है ही नहीं और कभी पूछा ही नहीं है, लेकिन इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं भी पूरा डिस्कस करने वाला हूं। आपको पहले तो ये पहचानना पड़ेगा सेगमेंट होते क्या है, वो तो हम बताएंगे, पर सेगमेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि बिजनेस में कितने सेगमेंट हैं। फिर जितने भी सेगमेंट होंगे, क्या हमें सेगमेंटल रिपोर्टिंग में क्या सभी की अलग अलग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट में? ऐसा नहीं है, कुछ ही की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उन्हें वो रिपोर्टेबल सेगमेंट भी पहचानने पड़ेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद फिर वो जो ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन होगा, जो सेगमेंट सेगमेंट के रिपोर्टिंग की जो रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट कैसे बनेगी और उसके डिस्क्लोजर्स क्या क्या होंगे, ये AS17 में हमको पढ़ना है। अब इस ये एस आया क्यों और इसका उद्देश्य क्यों है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो सकती है। मान लीजिए हम लोग जो है, मान लीजिए दो प्रोडक्ट की बात कर लो, हमारा बिजनेस है, हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ए और बी। तो जो टोटल पीएनएल है, टोटल बैलेंस शीट है, वो तो कभी भी प्रोडक्ट वाइज नहीं बनती है, तो टोटल में बनती है। अब एक प्रोडक्ट से 100 रुपए का प्रॉफिट है, एक से 40 रुपए का लॉस है, तो ओवरऑल तो 60 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर तक अलग अलग चाहती, एक प्रोडक्ट में 100 का प्रॉफिट 40 का लॉस, तो शेयर होल्डर को टाइमली पता चले तो वो डिसीजन ले सकते थे कि चलो इस प्रोडक्ट को बंद करो, तो प्रॉफिट 40 का लॉस नहीं होता, तो प्रॉफिट 100 का हो जाता। इसी प्रकार मान लीजिए हमारी दो फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री में 100 का प्रॉफिट, एक में 40 का लॉस है, तो ओवरऑल तो 60 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर अलग अलग पता होती तो बेटर डिसीजंस लिए जा सकते थे, बिजनेस के रिस्क और रिटर्न को हम असेस कर सकते हैं। तो जितनी भी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मल्टी लोकेशन पर ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं, उनको कहा गया है कि भाई आप सेगमेंट वाइज, वो सेगमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है, एरिया वाइज करना है, वो तो हम अभी देखने वाले हैं। तो रिस्क और रिटर्न जो है वो हमें देखना होते हैं कि भाई ये बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इस एस का उद्देश्य है। रिस्क और रिटर्न जजमेंट, प्रॉपर जजमेंट और प्रॉपर असेसमेंट हो पाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, कोई खास बात नहीं है। अब एक और बात कई बच्चे इग्नोर करते हैं, AS17 जो है का उसका स्कोप क्या है? डेफिनेटली हमें सेगमेंट वाइज रिपोर्ट करना है बिजनेस को। पूरे बिजनेस की रिपोर्टिंग तो हमेशा ही होती है, टोटल पीएनएल बनती है, टोटल बैलेंस शीट बनती है, टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता ही है। लेकिन ये 17 बताया नहीं भैया, बिजनेस को हिस्सों में बांटो, सेगमेंट में बांटो, अभी प्रोडक्ट वाइज बांटो, सर्विस वाइज बांटो, एरिया वाइज बांटो, वो हम सीखेंगे, और फिर उसकी रिपोर्टिंग करो। तो वो कैसे करनी हो तो आगे की बात है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपके अगर आप अकेले ही हो तो आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, लेकिन पेरेंट भी और सब्सिडरी भी है, तो दोनों अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और पेरेंट कंपनी कंसोलिडेट भी करेगी। तो ये एस बड़ी क्लियरली कहता है, इतनी सी बात पर भी देखिए एमसीक्यू बन सकता है कि अगर किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो जाहिरली कंसोलिडेट बनेगा तो सेपरेट तो अलग वाला तो बनेगा ही ना भाई। पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी का अलग से भी बनेगा और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के साथ मर्ज होकर बनाएगी। तो अगर सीएफएस बन रहे हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन फिर सेपरेट वाले के डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। सेपरेट वाला बिना A17 के चलेगा, वो केवल नीड बी प्रेजेंटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन है केवल सीएफएस में ही आएगी फिर। हाँ, और सीएफएस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं है तो अलग अलग तो फिर A17 लगेगा ही, अगर वो नॉन एसएमईसी है, या जो है ये हमने ऊपर बात की थी, ये यहाँ पर नॉन एसएमसी है, या अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो लेवल 1 एंटिटी होना चाहिए। एसएमसी का मत, हाँ चलिए, ये नॉन एसएमसी मतलब ये कॉर्पोरेट की बात हो गई यहाँ पे, और नॉन कॉर्पोरेट है तो फिर लेवल 1 होना चाहिए। चलिए, तो ये स्कोप हो गया, तो ये बात भी ध्यान रखें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। अब इस एस में बहुत सारी डेफिनेशंस दी है, उनको समझना है, और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सेगमेंट बनते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने अगर 10-10 बार भी इस को पढ़ा हुआ होगा, तो अभी मैं कुछ एक दो बातें तो ऐसी बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग में यहां नहीं होगी। चलिए, तो ये सेगमेंट बनते कैसे हैं, तो देखिए, बिजनेस को अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस वाइज बांटेंगे तो वो बिजनेस सेगमेंट कहलाता है, और अगर बिजनेस को हम एरिया वाइज, लोकेशन वाइज बांटेंगे तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, इसको आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सब सुनिएगा, सिंपल सी बात बोलूंगा, है ना। मान लीजिए मेरे बिजनेस में एक ही प्रोडक्ट है तो एक सेगमेंट है, दो प्रोडक्ट है तो दो सेगमेंट है, तीन प्रोडक्ट है तो तीन सेगमेंट है, 100 प्रोडक्ट है तो 100 सेगमेंट है। लेकिन सेगमेंट कैसे बनते हैं वो बात करें, अगर दो प्रोडक्ट हैं और दोनों अगर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं और उनका रिस्क और रिटर्न भी सिमिलर है, रिलेटेड प्रोडक्ट वो कैसे देखते हैं, नेचर से देखते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बॉल पेन बना रहा हूं, तो बॉल पेन बनाने का तरीका तो एक ही है, एक रेड इंक डाल रहा हूं, एक में ब्लू इंक डाल रहा हूं,
तो अल्टीमेटली वो रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। और रिस्क और रिटर्न भी सिमिलर है, मान लो दोनों लगभग 10 रुपए में बनते हैं और लगभग 12 रुपए में बिक जाते हैं, एक 12 में बिकता है तो एक 12.5 में बिकता है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, सेम तो जुड़वा भाई भी नहीं होते। तो उसका रिस्क और रिटर्न तो दोनों कंडीशन है। अगर मेरे 100 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है तो एक सेगमेंट है, 100 प्रोडक्ट है तो 100 सेगमेंट है, लेकिन 100 प्रोडक्ट हैं और वो 100 के 100 रिलेटेड प्रोडक्ट हैं और उनका रिस्क और रिटर्न भी अगर सिमिलर है, उनका रिस्क और रिटर्न अगर सिमिलर है, तो वो एक ही सेगमेंट है, मतलब एक सेगमेंट में 100 प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये 5 प्रोडक्ट है तो अब कितने सेगमेंट बनेंगे, वो 5 सेगमेंट भी हो सकते हैं, वो एक सेगमेंट भी हो सकता है कोई 2 प्रोडक्ट का एक सेगमेंट हो और कोई 3 प्रोडक्ट का एक सेगमेंट हो तो 2 ही सेगमेंट बने। ठीक है, अब यहां पर जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ध्यान समझिए, एक प्रोडक्ट है तो भी 2 सेगमेंट हो सकते हैं या 2 से ज्यादा सेगमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई बैटरी बना रहा हूं, तो बैटरी हम बना रहे हैं 100 रुपए की बनती है, 120 में बिक जाती है, वो एक सेगमेंट है, एक प्रोडक्ट है। लेकिन हम वापस से कोई स्पेशल ऑर्डर हमारे पास आता है, हमें 1 लाख बैटरी वैसी की वैसी बनानी है, बस उसका कलर थोड़ा चेंज करना है, उस पर सामने वाले कस्टमर का ब्रांड लगाना है और उसको थोड़ा सा चेंज हल्का सा करना है, तो है तो वो बैटरी वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है। लेकिन चूंकि कस्टमर बड़ा कस्टमर आया तो मुंह देख के तिलक लगा दिया हमने, तो वो बैटरी में 100 की जगह वो 105 में बनेगी, लेकिन 120 की जगह मान लो वो 150 में बिक जाएगी। तो भले ही रिलेटेड प्रोडक्ट था लेकिन रिस्क रिटर्न उसका सिमिलर नहीं था, तो इसलिए वो बैटरी होते हुए भी अलग सेगमेंट हो जाएगा। तो वो बैटरी हम जो दूसरे कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं वो एक सेगमेंट है और ये एक अलग सेगमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट में भी 2 सेगमेंट या 2 से ज्यादा सेगमेंट हो सकते हैं। ऐसी सर्विसेज के लिए भी होगा। तो बिजनेस को जब आप प्रोडक्ट या सर्विस वाइज बांटते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस सेगमेंट। और यहां ध्यान दीजिए कि ये एक सेगमेंट में आने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, वो रिलेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए और साथ में उनका रिस्क और रिटर्न भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है ना, रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, तो ये यहां पर जो है प्रोडक्ट के नेचर से देखते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं भैया, तो एक ऑरेंज बना रहे हैं और एक काला वाला बना रहे हैं कोको कोला टाइप, तो अब अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस तो सेम ही है, बॉटल उसका इवन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, बॉटल्स में होता है, तो इस उसके क्लास ऑफ कस्टमर्स भी सेम है। जैसे अल्कोहल की बात करें, हम अल्कोहलिक बीवरेजेस बना रहे हैं, दारू बना रहे हैं, दारू, ठीक है, तो वहां पे क्लास ऑफ कस्टमर्स तो अलग ही होते हैं पीने वाले, ठीक है कि नहीं, और बनाने में सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा मान लीजिए बस अलग अलग तरह की विस्कीज बना रहे हैं, फ्लेवर चेंज करते जा रहे हैं, तो वो सिमिलर प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कार का 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक की गाड़ियां एक सेगमेंट में आती है, लेकिन जहां थोड़ी हेवी रेंज होती है तो उसका सेगमेंट बदल जाता है, रिस्क और रिटर्न बदल जाते हैं। तो एक ही सेगमेंट में आने के लिए बिजनेस सेगमेंट में प्रोडक्ट का रिलेटेड होना जरूरी है और उसका रिस्क और रिटर्न भी सिमिलर होना जरूरी, तभी वो एक सेगमेंट में आएंगे। और 100 प्रोडक्ट मतलब 100 सेगमेंट, 100 प्रोडक्ट मतलब एक सेगमेंट, और एक प्रोडक्ट मतलब एक सेगमेंट, तो एक प्रोडक्ट मतलब 100 सेगमेंट भी हो सकते हैं। यस, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट पर। तो बिजनेस को अगर लोकेशन वाइज, एरिया वाइज बांटते हैं तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए लोकेशन ऑफ असेट, तो इसे मान लीजिए मेरी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक राजस्थान में एक गुजरात में, तो ये दो सेगमेंट हो गए। लेकिन अगर इनका रिस्क और रिटर्न सिमिलर है तो ये एक ही सेगमेंट होगा। ठीक है, मेरी 4 फैक्ट्रीज हैं, 4 अलग अलग सेगमेंट हो गए, लेकिन उनका रिस्क और रिटर्न अगर सिमिलर है तो चारों एक ही सेगमेंट में आ जाएगा। 2 फैक्ट्रीज का सिमिलर, दो का अलग से सिमिलर है, तो फिर वो 2 सेगमेंट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ज्योग्राफिकल सेगमेंट 2 तरह के होते हैं, लोकेशन ऑफ कस्टमर और लोकेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, तो ये लोकेशन ऑफ असेट तो होगी फैक्ट्री। अब ये भी हो सकता है भाई फैक्ट्री भले ही एक ही हो, लेकिन उस केस में फैक्ट्री, ध्यान से सुनते जाइए, फैक्ट्री भले ही एक हो लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो 4 जगह बिकता है, यूएई में बिकता है, लंदन में बिकता है, अमेरिका में बिकता है और इंडिया में बिकता है। अब सभी जगह के रिस्क रिटर्न हम जानते हैं। रिस्क रिटर्न कैसे देखते हैं एरिया में, पॉलिटिकल कंडीशन, भाई महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, गुजरात की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, रिस्क अलग है, करेंसी रिस्क अलग हो सकती है, दुबई की करेंसी रिस्क अलग है, लंदन की अलग है। भाई आज मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में और एक जो है गुजरात में। अब गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में आए दिन पॉलिटिकल कंडीशन बिगड़ती है कि नहीं भैया यूपी बिहार वालों को बाहर करो ऐसे, तो फैक्ट्री में काम रुक जाता है, तो बाकी रिस्क अलग है, तो इसलिए वो अलग सेगमेंट हो जाएंगे। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट लोकेशन ऑफ असेट से फैक्ट्री वाइज है, और कस्टमर्स वाइज है तो हमारा माल कहां बिकता है वो देखते हैं। हमारा माल पूरे इंडिया में बिकता है, अमेरिका में बिकता है, लंदन में बिकता है, और सब जगह का रिस्क रिटर्न सिमिलर है। मतलब जो माल बिक रहा है, मान लीजिए भी पूरा वर्ल्ड बढ़िया बिल्कुल शांति चल रहा है, सतयुग चल रहा है, कोई लफड़ा ही नहीं है, तो फिर उस केस में पूरा पूरा एक ही सेगमेंट हो गया ये। लेकिन अगर लंदन का रिस्क अलग है, यूएसए का रिस्क रिटर्न अलग है, इंडिया का रिस्क अलग है, चाहे वो पॉलिटिकल रिस्क हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्क हो, चाहे वो एक्सचेंज रिस्क हो, चाहे करेंसी की रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो, अगर वो अलग है तो वो अलग सेगमेंट हो जाएगा।
तो बिजनेस को जब हम प्रोडक्ट या सर्विस वाइज बांटते हैं तो वो जो बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट बिजनेस सेगमेंट होता है, और अगर बिजनेस को जब हम एरिया वाइज बांटते हैं तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है। वो लोकेशन ऑफ असेट से भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर से भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। और अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मान लीजिए एक फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों का रिस्क रिटर्न अलग है, तो अरे भैया जब आप बिजनेस सेगमेंट बना रहे हो तो वो कितनी फैक्ट्री में बन रहा है उससे मतलब नहीं है, फिर प्रोडक्ट देखना है आपको। जब आप मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना रहे हैं की बात कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो नहीं देखना है आपको। यस, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस सेगमेंट की बातें होगी, अभी और थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ना पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट, अब जैसे सिंपल सी बात है, जैसे भी मैंने अभी क्या कहा कि मान लीजिए मेरे 100 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो पूरा पीएनएल और बैलेंस शीट तो पहले से बनता आ रहा था, A17 नहीं था तो भी कंप्लीट पीएनएल बैलेंस शीट बन रहा था, ठीक है ना। तो पीएनएल बैलेंस शीट तो टोटल बनता था। अब मान लो 100 प्रोडक्ट हैं, सुनना ध्यान से, ये 100 फैक्ट्रीज हैं और मान लो सबके रिस्क रिटर्न अलग अलग है, तो क्या सेगमेंट की जो एडिशनल A17 की रिक्वायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट में सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन दूंगा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, ये बड़ी मोटी सारी ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगी, 100 प्रोडक्ट का अलग अलग या 100 फैक्ट्री का अलग अलग मैं डिटेल दूंगा, तो वो ऑडिटर बेचारा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के घर बैठ जाएगा, ठीक है ना, वो घर बैठ जाए, वहां ऑफिस में बैठ जाएगा बिल्कुल, कि वो सेगमेंट रिपोर्टिंग ही कर रहा है, बुढ़ापा आ जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए एएस ने बोला भैया नहीं, सेगमेंट तुम्हारे भले ही 100 हो, लेकिन उनमें से भी जो रिपोर्टेबल होंगे ना उन्हीं की रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्टेबल कैसे होंगे उसका क्राइटेरिया भी हम बात करने वाले हैं। अब इस एएस को समझने के लिए पहले कुछ शब्दों का मीनिंग यहाँ समझ लेते हैं, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाना तो आपके हाथ में ही होता है, इसलिए आराम से समझिए इस बात को आप, क्योंकि इस एएस में मैं बार बार कहता हूं, बार बार आप सभी से कह रहा हूं कि इस एएस में मतलब इतने एमसीक्यूज इस लेवल के बन सकते हैं कि आपने अगर 10 बार भी पढ़ा हुआ है ना अपने समराइज फॉर्म में, तो हो सकता है आप गलती कर जाएं, इसकी कोई भी लाइन, कोई भी बात छोड़ने लायक नहीं। इवन कैसे क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो क्वेश्चन कितने तरह के आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, एक तो सेगमेंट रिपोर्ट बनाने को आ सकती है, एक सेगमेंट पहचानने को आ सकती है भाई कितने तरह के सेगमेंट है, एक उसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे निकालेंगे वो आ सकता है, इवन एक एक छोटे छोटे शब्द की कैलकुलेशन आ सकती है, जैसे सेगमेंट रेवेन्यू क्या होती है। अब यहाँ पर मैं थोड़े छोटे छोटे एक जनरल एग्जांपल्स बोलूंगा, थोड़े इजी। मान लीजिए 3 प्रोडक्ट, अभी मैं बिजनेस सेगमेंट से एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट हैं एबीसी और तीनों के रिस्क रिटर्न अलग अलग है, तीनों रिलेटेड भी नहीं है ना, तो ये 3 सेगमेंट हो गए, ठीक है ना, और इन तीनों का जो टोटल होगा वो मेरे बिजनेस का टोटल रेवेन्यू होगा, है ना। तो सेगमेंट रेवेन्यू जो है टोटल अगर 100 है और मान लीजिए इसका 30 है, इसका 40 है, इसका 30 है, तो ये जो हो गया ये पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू, एंटरप्राइज रेवेन्यू मतलब टोटल, उसका जो पोर्शन जो डायरेक्टली उस सेगमेंट से रिलेटेड है, अलोकेटेड, वो तो आएगा ही आएगा। अब कुछ ऐसे रेवेन्यू हो सकते हैं, मान लो स्क्रैप बिक रहा है ना, अब स्क्रैप अलग अलग तो मालूम नहीं था, तो सबका ओवरऑल टोटल बिका, तो उसको एक रीजनेबल बेसिस पे बांट देंगे, भाई टोटल स्क्रैप 5 रुपए का मान लीजिए बिकता है, तो ये जो भी एक रेवेन्यू कोई आता है जो टोटल में पता है हमको, तो वो जो है उसको रीजनेबल बेसिस पे अपोर्शन कर देंगे हम, मान लीजिए 5 रुपए है ना, तो वो दो एक ऐसे बांट दिया, तो जो भी है, तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू का जो ऐसा हिस्सा जो कि डायरेक्टली सेगमेंट का हमें पता है, जो टोटल में पता है उसको एक रीजनेबल बेसिस पे बांट देंगे, तो वो रेशो दिया होता है क्वेश्चन में, तो वो भी सेगमेंट रेवेन्यू होगा। और ये भी हो सकता है, मेरी बात समझें, कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पे हम शर्ट बना रहे हैं और यहाँ पे हम ये धागा बन रहा है ना, थ्रेड, अब शर्ट बनाने के लिए धागा चाहिए, तो धागे वाले डिपार्टमेंट ने थ्रेड को, धागे को, शर्ट डिपार्टमेंट को, कपड़ा बनाने के लिए यहाँ पे कपड़ा बन रहा है मान लीजिए, और यहाँ शर्ट बन रहा है, ये शर्ट बना रहे हैं, शर्ट के लिए कपड़ा रॉ मटेरियल है, तो एक दूसरे को आपस में भी सेल कर सकते हैं। तो इन रेवेन्यू जो सेगमेंट रेवेन्यू है उसमें जो दूसरे सेगमेंट को आपने माल बेचा है वो भी आएगा, आना ही चाहिए, है ना। लेकिन ऑब्वियसली ये जो दूसरे सेगमेंट को बेचा हुआ माल है ये ओवरऑल बिजनेस का रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि एक सेगमेंट ने 100 रुपए का माल 120 में दूसरे सेगमेंट को बेचा, ठीक है ना, और तो एक के लिए सेल 120 है तो दूसरे के लिए कॉस्ट 120 है, तो ओवरऑल बेसिस पे तो जीरो हो जाएगा। तो जब हम टोटल बिजनेस के रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये थर्ड वाला रेवेन्यू नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, है कि नहीं। आप अपने बिजनेस में इंटरनली बेच रहे हो तो एक के लिए सेल है तो एक के लिए कॉस्ट है, तो जीरो हो जाएगा, वो तो कस्टमर आउटसाइड एक्सटर्नल कस्टमर को बिकेगा तो ही रेवेन्यू आएगा। तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है, 3 बातें आती है, एक जो टोटल रेवेन्यू का जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हिस्सा है वो, टोटल रेवेन्यू जो अलग अलग नहीं पता उसको एक रीजनेबल बेसिस बांटेंगे वो, और एक आपस में जो सेल की वो भी आ जाएगा, फैक्ट्री ए ने फैक्ट्री बी को माल बेचा तो वो सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा अगर वो अलग अलग सेगमेंट है तो। लेकिन सेगमेंट रेवेन्यू में कुछ चीजें नहीं आती। अब कई लोग को डाउट है सर ये क्यों नहीं आती, देखिए इस बात को समझिए, आगे जाकर मैं भी आपको बताऊंगा कि सेगमेंट रिपोर्ट कैसे बनती है।
तो सेगमेंट वहां पे सबसे पहले शो होता है सेगमेंट रेवेन्यू, तो उस सेगमेंट रेवेन्यू में बस ये चीजें आएंगी, बाकी भी रेवेन्यू आएंगी तो वो सेगमेंट रेवेन्यू के नाम से नहीं आएगी, अगर वो आएंगी तो वो टोटल में अलग से आएंगी फिर। तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हैं, जितने भी इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, इन्वेस्टमेंट बेचने का, खरीदने बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, वो सब सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके उस सेगमेंट का, मान लीजिए कोई डिवीजन है, कोई फैक्ट्री है, कोई कोई डिवीजन है आपके बिजनेस का, जिसका मेन काम ही इन्वेस्टमेंट का है, लोन देने लेने का है, तो फिर उस केस में ये जो बी और सी वाले पॉइंट हैं, इसकी रेवेन्यू सेगमेंट रेवेन्यू भी, मेरा काम ही एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, वो अलग ही सेगमेंट है हमारे बिजनेस का, है ना, तो हमारा काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा तो वो इनकम सेगमेंट रेवेन्यू ही है, ठीक है ना। या हमारा काम ही लोन देने का है तो ब्याज मिलेगा ही, तो वो सेगमेंट रेवेन्यू, ऑपरेटिंग नेचर हो गया वो, है ना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सर समझिए, जब टोटल पीएनएल बैलेंस शीट बनता है तो उसमें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आती है, पर जब हम सेगमेंट रेवेन्यू निकालने की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू आया है तो वो सेगमेंट रेवेन्यू में शो नहीं होगा, वो अलग से भले ही शो कर देगा, पर सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं होगा। अभी आगे मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको। इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो इनकम है वो सेगमेंट रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होगी, तभी होगी जब आपका लोन देने का मेन काम है, और अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई गेन हुआ है बेचने पर तो वो भी सेगमेंट रेवेन्यू नहीं आएगा, बशर्ते अगर आपका प्राइमरी नेचर ही वही है कि इन्वेस्टमेंट डिवीजन है तो बात अलग है। इसी प्रकार से सेगमेंट एक्सपेंस भी वही तीन होते हैं भाई, टोटल एक्सपेंसेस जो भी होंगे जो अलग अलग सेगमेंट वाइज पता होंगे भाई, पता है धागा बनने के लिए क्या रॉ मटेरियल आया, कपड़ा बनने के लिए क्या रॉ मटेरियल आया, शर्ट के लिए क्या रॉ मटेरियल आया, वो तो सब पता होगा। ये जो वेजेस लगी वो अलग अलग पता, जो अलग अलग पता है वो तो सेगमेंट एक्सपेंस है ही। कुछ एक्सपेंस टोटल में पता होते हैं, कुछ एक्सपेंस टोटल में हुए भाई, कई बार ऐसा होता है कि माल तीनों सेगमेंट, तीन फैक्ट्री का माल एक साथ आ गया, लेकिन हमें टोटल में मालूम भाड़ा टोटल में लग गया, तो फिर वो रीजनेबल बेसिस पे अपोर्शन हो जाएगा, बेसिस दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को माल बेचा था तो रेवेन्यू था, तो बेचने वाले के लिए रेवेन्यू था, तो खरीदने वाले के लिए वो एक्सपेंस है, कॉस्ट है, तो वो उसके लिए अगर हम सेगमेंट एक्सपेंस देखेंगे तो ए ने बी को बेचा 100 का माल 120 में, तो ए के लिए 120 अगर रेवेन्यू है तो बी के लिए 120 कॉस्ट है, तो वो सेगमेंट एक्सपेंस आएगा बी के लिए। इसी प्रकार से सेगमेंट एक्सपेंस में और क्या क्या नहीं आएंगे, अगेन क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सेगमेंट एक्सपेंस में, ऐसा नहीं वो एक्सपेंस तो है, पर जब हम रिपोर्ट बनाएंगे A17 वाली अलग से, है ना भाई, टोटल पीएनएल टोटल बैलेंस शीट तो अपनी जगह बनता है, अब A17 कहता है नहीं भैया सेगमेंट वाइज भी डिस्क्लोज करो, तो उसमें जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें सेगमेंट के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं वो सेगमेंट रिपोर्ट में सेगमेंट एक्सपेंस के नाम से नहीं आएंगे, वो अलग से आ जाएंगे, वो भी टोटल निकालने के लिए, तो वो कैसे आएंगे वो फॉर्मेट हम देखेंगे। उसके बाद कोई भी अगर आपका काम ही लोन देने का है तो इंटरेस्ट सेगमेंट का एक्सपेंस है, अदरवाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से आएगा, सेगमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आ सकता है ना कैलकुलेट सेगमेंट एक्सपेंस, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इतना बड़ा 6 नंबर में, ठीक है ना, 4 नंबर में, 8 नंबर में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेचने के, अगर आपका कोई डिवीजन है, कोई सेगमेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट खरीदने बेचने का ही काम है, उसका इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें जो लॉस हुआ तो वो सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट होगा, लेकिन अदरवाइज वो सेगमेंट एक्सपेंस में शामिल नहीं होगा। और ऑब्वियसली बात है, इनकम टैक्स तो कोई फैक्ट्री वाइज या कोई प्रोडक्ट वाइज तो लगता नहीं है, या कोई आप ये सर्विस दे रहे हो तो इनकम टैक्स वो तो पूरे बिजनेस की इनकम पे लगता है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस भी टोटल में आता है, सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता। और जितने भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, जनरल वो तो नाम ही उसका बेचारे का जनरल है, जनरल खर्चा है तो सबसे रिलेटेड हो गया, तो फिर वो तो ऑब्वियसली बात है, अनलेस वो बांटने का कोई बेसिस हो तो बात अलग है, अदरवाइज वो सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस जाएगा तो सेगमेंट रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से सेगमेंट असेट्स क्या होती है, सेगमेंट एसेट्स क्या होती हैं, तो भाई जैसे सीधी बात, एक फैक्ट्री ए है तो फैक्ट्री ए में जो असेट्स है वो सेगमेंट असेट्स है, असेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट सभी आ जाएंगी, ठीक है ना। और कुछ जैसे मान लीजिए फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है, दोनों में एक एक प्रोडक्ट बन रहा है, और एक दोनों प्रोडक्ट को पैक करने के लिए एक पैकिंग मशीन है, तो पैकिंग मशीन तो दोनों की है, तो अब उसको रीजनेबल बेसिस मान लो 50-50% यूज होती है, तो 1 लाख की मशीन थी तो 50-50 हजार दोनों जगह यूज हो गई, तो वो सेगमेंट एसेट्स में भी जो अगेन जैसे इनकम और एक्सपेंस था वैसे ही जैसे सेगमेंट एसेट्स था, ठीक है ना। तो सुनते जाओ, देखो कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो इस चीज को, ठीक है ना, हम कोई मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देके पढ़िए। सेगमेंट एसेट्स, तो जो सेगमेंट वाइज अलग अलग पता है सेगमेंट एसेट्स होंगी, जो टोटल में और एक बेसिस पे बांट देंगे वो भी आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है, ये ध्यान रखें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की इनकम को सेगमेंट रेवेन्यू में लिया है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट एसेट का ही पार्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन सेगमेंट एसेट में क्या नहीं आएगा, ऑब्वियसली इनकम टैक्स एसेट नहीं आएगी, वही इनकम टैक्स तो टोटल में होता है, किसी फैक्ट्री वाइज या प्रोडक्ट वाइज थोड़ी होना होता है। डीटीए डिफर्ड टैक्स, डीटीए डिफर्ड टैक्स एसेट या एडवांस टैक्स एसेट है, ठीक है ना। और जो एसेट हेड ऑफिस की है, भाई मान लीजिए एक फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है, दोनों में प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन एक हेड ऑफिस बिल्डिंग अलग है,
तो वो तो पूरे बिजनेस की बिल्डिंग है, वो एलोकेट भी नहीं हो सकती, वो ओवरऑल बिजनेस की एसेट है। तो हेड ऑफिस एसेट है, वो सेगमेंट एसेट में नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जैसे सेगमेंट से रिलेटेड कोई रिसीवेबल है तो वो असेट है, लेकिन उसमें से कोई प्रोविजन होगा तो वो लेस करके दिखाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो तो। जैसे टोटल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रिंसिपल लगते हैं वैसे यहां लगेंगे। सेगमेंट लायबिलिटी क्या होती है भाई? सेगमेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो सेगमेंट वाइज अलग अलग पता है। कुछ लायबिलिटी जो टोटल में है वो रीजनेबल बेसिस पे हम बांट सकते हैं, तो वो भी सेगमेंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है कोई भी लोन, कोई लोन आपने सेगमेंट के लिए लिया है तो वो सेगमेंट लायबिलिटी, अदरवाइज नहीं है, तभी उसका इंटरेस्ट भी सेगमेंट एक्सपेंस में आएगा, है ना। और इसी प्रकार से कोई ट्रेड पेबल अदर वो सब कुछ जैसा का वैसा ही है। लेकिन सेगमेंट लायबिलिटीज में इनकम टैक्स पेबल वही डीटीएल वो नहीं आएगा, ठीक है ना। और कोई भी बोरोइंग्स अगर आपने ली तो जनरली बोरोइंग्स होती है, जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो वो फैक्ट्री वाइज या प्रोडक्ट रिलेटेड थोड़ी होता, तो पूरी कंपनी का बोरोइंग्स होता है, तो वो सेगमेंट एसेट का पार्ट, लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगा। इस प्रकार से इस यहां पर है, ठीक है ना। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसी एसेट लायबिलिटी है जो दो सेगमेंट या दो से ज्यादा सेगमेंट के लिए आ रही है, तो उनको सेगमेंट वाइज तभी दिखाएंगे यदि, तो ऑब्वियस सी बात है उस एसेट से रिलेटेड कोई रेवेन्यू है, लायबिलिटी रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो भी अलोकेट होगा, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इस बात को भी ध्यान से पढ़ लें। अब जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है क्या वो सेगमेंट एक्सपेंस में आएगा, तो नहीं आता है। लेकिन देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर अभी हमने बात, ये जो ऊपर लाइन पढ़ी हमने, इस बात को समझिए कि भाई इन्वेंट्री की कॉस्ट है, इन्वेंट्री हमारा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट है, तो एसेट है तो उसको उसकी वैल्यूएशन, उसकी कॉस्ट AS2 से निकलती है। तो इन्वेंट्री को बनाने के लिए लोन लिया था, तो लोन लिया था तो वो बोरोइंग AS16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। तो अगर इन्वेंट्री, AS2 भी कहता है कि अगर आपने इन्वेंट्री के लिए लोन लिया था तो लोन का इंटरेस्ट उसके प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक कैपिटलाइज होगा। तो 100 रुपए का स्टॉक बना, 10 रुपए का इंटरेस्ट है तो स्टॉक की कॉस्ट 110 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अब आपने इन्वेंट एसेट में उस 10 रुपए को इंक्लूड कर लिया ना, उस सेगमेंट में उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का जो स्टॉक है, सेगमेंट का जो स्टॉक है उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस जुड़ा हुआ है, तो फिर वो इंटरेस्ट सेगमेंट एक्सपेंस आएगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि सेगमेंट एक्सपेंस में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जो है, कोई भी अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस की अगर हम स्पेशली बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो सेगमेंट एक्सपेंस हो सकता है यदि जिस, अगर उससे रिलेटेड जो असेट है उसमें वो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये इन्वेंट्री वाला बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये बड़ा, ये यहाँ पे बड़ी एक टॉपिक है अलोकेशन, हम इस पर आएंगे, अलोकेशन क्या है भी उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी नहीं गई है, मैं आपको बता दूं, सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटीज यहाँ पर आ गया। एक होता है सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, तो सेगमेंट वाइज अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, अब हम आगे और बढ़ते हैं, यहां पर आराम से देखेंगे। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब एक बात बताना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स में फिर कह रहा हूं रिपोर्टेबल सेगमेंट वो 10% वाले एग्जांपल्स कर करके खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा AS17 हो गया, ऐसा नहीं है। इस AS17 में इतनी बातें पूछी जा सकती है कि मतलब इस पे अच्छे से अच्छे MCQs बन सकते हैं और इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ढंग से इसको देखें। देखिए अब मेरी बात समझिएगा क्या होता है, मैं एक ऑडिटर हूं, मैंने उस किसी भी एंटिटी का पूरा टोटल PNL और टोटल बैलेंस शीट बना दिया, अब मुझे सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है। अब सुनना ध्यान से, मान लीजिए मेरे सेगमेंट रिपोर्टिंग है, मैंने एरिया प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज भी ले लिया तो बिजनेस सेगमेंट है, फैक्ट्री वाइज देखा तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, लोकेशन ऑफ असेट, अगर कस्टमर के सेल के हिसाब से देखा तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, लोकेशन ऑफ कस्टमर से, ये सब मैंने निकाल लिया। मान लीजिए मेरे 10 प्रोडक्ट्स वाइज 10 सेगमेंट हैं, लोकेशन वाइज 5 सेगमेंट हैं और कस्टमर की लोकेशन वाइज 8 सेगमेंट है, ये हो गए। लेकिन भैया मैं रिपोर्ट कैसे करूं? मैं प्रोडक्ट, वो जो सेगमेंट रिपोर्ट मुझे बनानी है वो मैं प्रोडक्ट वाइज बनाऊं या कस्टमर वाइज, लोकेशन वाइज बनाऊं, ज्योग्राफी वाइज, और ज्योग्राफी में भी लोकेशन ऑफ असेट से बनाऊं या लोकेशन ऑफ कस्टमर से बनाऊं? ये मेरे को सोचना है, ये मेरे को सोचना है। तो भैया क्यों सोचना है, मानो उसका रीजन भी समझिए कि इस AS में जो आपको रिपोर्ट बनानी है ना, वो 2 फॉर्मेट दिए हैं, एक है प्राइमरी फॉर्मेट और एक है सेकेंडरी फॉर्मेट। मतलब प्राइमरी फॉर्मेट अलग है और सेकेंडरी फॉर्मेट डिस्क्लोजर अलग है। तो ये क्या मतलब है, इस बात को यहां पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम जो सेगमेंट रिपोर्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे, एरिया वाइज, तो उसके लिए AS कहता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का रिस्क और रिटर्न प्रिडोमिनेंटली कैसे इफेक्ट होता है।
तो भाई इसको ऐसे समझिए, मैं ऑडिटर हूं, मैं कंपनी के मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई साहब ये आपके बिजनेस में जो रिस्क और रिटर्न है, जो फायदा, जो सेंसिटिव मामला है, वो प्रोडक्ट वाइज है या फैक्ट्री वाइज है। फैक्ट्री ले लेता हूं मैं भी। अरे बोले साहब प्रोडक्ट वाइज है, फैक्ट्री से मतलब नहीं है, मैं हमें तो हमारा तो बिजनेस, हमारा जो रिस्क और रिटर्न है वो प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होता है, वो माल कौन सी फैक्ट्री बन रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिडोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क और रिटर्न आपका प्रोडक्ट है। तो फिर जो प्राइमरी फॉर्मेट बनेगा ना, वो बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज बनेगा, और जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होगी सेल्स की, वो ज्योग्राफी वाइज लगेगी। ठीक है सर, ये कैसे बताएगा वो मैनेजमेंट वाला भी कि भाई हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया से कोई मतलब नहीं है, लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्री महाराष्ट्र में और गुजरात में उससे मतलब नहीं है। वो डिसाइड होता है, अभी हम इसमें भी आगे और आएंगे, वो आता है इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम से। हाँ, वो मैनेजमेंट हमें बताता है कि साहब देखिए हमारी कंपनी में सीईओ है, सीएफओ है, फिर ये मैनेजर है, फिर मैनेजर टू है, फिर ये थर्ड फोर्थ, ऐसी एक चेन, एक हायरार्की है। तो जो हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी से जो रिपोर्ट लेती है ना, वो प्रोडक्ट वाइज लेती है साहब, वो एरिया से मतलब नहीं है। वो बोलते नहीं हमें प्रोडक्ट वाइज बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कमा के दे रहा है, लॉस दे रहा है। तो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस का रिस्क और रिटर्न किससे इफेक्ट होता है, एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस का रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट से इफेक्ट ज्यादा होता है, तो फिर आपके बिजनेस का प्राइमरी जो रिपोर्टिंग आप करोगे वो प्रोडक्ट की सेगमेंट रिपोर्टिंग करोगे, और जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी सेकेंडरी रिपोर्टिंग करोगे। सेकेंडरी में थोड़ी कम है और प्राइमरी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और नहीं, मैनेजर ने कहा नहीं साहब प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमारे जो बॉस लोग हैं ना वो तो हमसे रिपोर्टिंग कैसे लेते हैं, एरिया वाइज लेते हैं। बताओ लंदन में कितना बेचा, बताओ यूएई में कितना बेचा, इंडिया में कितना बेचा, इंडिया में राजस्थान में कितना बेचा, क्या बेचा मतलब नहीं, कितना बेचा एरिया वाइज बताओ, या फैक्ट्री वाइज बताओ कि भैया फला फैक्ट्री का माल कितना बिका, लोकेशन ऑफ असेट वाइज। तो फिर इसका मतलब है हमारा बिजनेस का जो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम है वो लोकेशन वाइज है, उसमें भी लोकेशन ऑफ असेट है, लोकेशन ऑफ कस्टमर है, वो देखेंगे, और लोकेशन वाइज है। तो इसका मतलब हमारे बिजनेस, वो हमसे ऐसी रिपोर्टिंग क्यों ले रहे हैं, रिपोर्टिंग क्यों ले भाई, कई बार दिन में रिस्क और रिटर्न के कारण ही तो हमारे बिजनेस का जो रिस्क होगा, रिटर्न होगा, वो लोकेशन वाइज होगा। माल कहां बिकता है दैट इज इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एक ही प्रोडक्ट है, मान लीजिए ब्रेड पे ही लिखा होता है, ब्रेड ब्रेड लिखा होता है, जो है 25 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है, इन राजस्थान इन अदर स्टेट्स 30 रुपीज, ऐसा होता है। एरिया वाइज रिस्क और रिटर्न, फायदा नुकसान, रेवेन्यू एक्सपेंस अलग चेंज हो जाते हैं उसके। तो उस केस में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क और रिटर्न किससे इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि साहब जो हमारे बॉस लोग हैं ना साहब, वो हमसे एरिया वाइज रिपोर्टिंग लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे बिजनेस जो है वो एरिया वाइज इफेक्ट होता है रिस्क और रिटर्न उसका। और इसका मतलब है कि हमारा जो प्राइमरी फॉर्मेट होगा AS17 की रिपोर्टिंग का, वो ज्योग्राफी वाइज होगा। हम एज एन ऑडिटर ज्योग्राफी वाइज रिपोर्ट बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे। और जो सेकेंडरी, जो कुछ थोड़े बहुत कम डिस्क्लोजर है, वो प्रोडक्ट के करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस के। प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। हाँ, ठीक है। और ये बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो है, ये यही बात मैंने भी आपको बताई, देखिए कि वो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बातें हो रही हैं यहाँ पर, वही बातें हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहां पर। अब देखिए, तो अब एक बात आपको यहां तक क्या क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। आपको क्या बनाने हैं, सेगमेंट। कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, एरिया वाइज। एरिया में भी लोकेशन ऑफ असेट वाइज, लोकेशन ऑफ कस्टमर वाइज। आपने सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब सेगमेंट जितने भी आ गए, उसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट कितने होंगे, वो अब आपको यहां पर देखने हैं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होते हैं। ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 27 ABCD है ये, लेकिन आपको पैराग्राफ नंबर तो याद करना नहीं है। तो अब यहां पर देखिए कि किस तरीके से सेगमेंट रिपोर्टेबल होंगे, इनका रिपोर्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। मान लीजिए हमारे बिजनेस में 20 सेगमेंट हैं, 20 सेगमेंट बने। क्या जरूरी 20 सेगमेंट में 20 ही प्रोडक्ट? नो, 20 सेगमेंट में एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, और 20 सेगमेंट में 2000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और 20 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और 15 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। 20 सेगमेंट बन गए, तो क्या अब जो सेगमेंट रिपोर्ट बने, अभी मान लेते हैं प्रोडक्ट वाइज हम चल रहे हैं यहाँ पर, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होता है, हमारे रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होते हैं, हमारा जो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम है जो CFO CEO से चलता है, वो को चलता है, वो प्रोडक्ट वाइज है। तो अब हमें क्या 20 की रिपोर्ट अलग बनानी पड़ेगी, 20 के लिए रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी?
ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है पर प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना। तो एज कहता है भैया रिपोर्टेबल ढूंढ लो इसमें से, रिपोर्टेबल। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में बोला गया, ध्यान से सुनेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्राइटेरिया होता है रेवेन्यू क्राइटेरिया। इसमें हमें देखना है जितने भी सेगमेंट है, मान लो 20, इन सबका रेवेन्यू देखना है। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है वो बता दिया, वो तो सवाल आएगा तो करना पड़ेगा। वैसे जनरली सेगमेंट रेवेन्यू दिया होता है। जितने भी 20 सेगमेंट है, 20 सेगमेंट बने, इन सभी का हमको क्या देखना है, सेगमेंट रेवेन्यू। मतलब सेगमेंट रेवेन्यू में इनका खुद का रेवेन्यू भी आ जाएगा, बाहर वालों को जो इन्होंने बेचा, जो टोटल रेवेन्यू है ओवरऑल बेसिस पर आया उसको बंटवार एलोकेट होके भी आएगा। और इन्होंने जो आपस में बेचा, मतलब इंटरनल कस्टमर को एक्सटर्नल कस्टमर को जो बेचा वो तो सेगमेंट रेवेन्यू होता ही है। जो आपस में सेगमेंट ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, वो रेवेन्यू भी आएगा। तो अल्टीमेटली जितने भी सेगमेंट है 20, उनका जो एक्सटर्नल कस्टमर को सेल करने का रेवेन्यू वो, और जो आपस में सेल करने का रेवेन्यू वो है, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, वो सब मिलकर बनेगा टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। तो मान लीजिए टोटल सेगमेंट रेवेन्यू 10 लाख है, एक एग्जाम्पल ले लिया। तो अब हर इस 10 लाख का 10% निकाल लो आप, 1 लाख। तो अब जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू 10 लाख, 1 लाख या उससे ज्यादा होगा, 10% और मोर, तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस 20 में से 4 सेगमेंट आ गए जो इस 10% में आ गए, तो अब ये चारों की रिपोर्टिंग होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, आपको सेगमेंट असेट लेनी, इसको कहते हैं असेट क्राइटेरिया। भाई सेगमेंट असेट में क्या क्या आता है वो तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली सेगमेंट असेट दे दो 10% निकालना है, लेकिन एग्जाम में पहले ऐसा क्वेश्चन आया कि सेगमेंट असेट दे दें, असेट्स के डिटेल दे दें, तो पहले तो असेट्स का टोटल निकालना पड़े, फिर 10% निकालना पड़े। और कई बार तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो सेगमेंट बनाओ, ये तो मैंने दे दिया 20 सेगमेंट है, पहले तो बोले सेगमेंट बनाओ, कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहले तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, पहले तो सेगमेंट बनाए, फिर सेगमेंट बना के उसमें से देखा कि रिपोर्टेबल, फिर सबकी सेगमेंट एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैलकुलेट करे, फिर हमने एक क्राइटेरिया लगा के रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल तो कुछ भी हो सकता है। तो सेगमेंट असेट्स में क्या क्या आता है, मान लीजिए टोटल सेगमेंट असेट जो है मान लीजिए 50 लाख रुपए है, तो जिस भी सेगमेंट की असेट्स, जिस भी सेगमेंट की असेट 5 लाख या उससे ज्यादा होगी, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। मान लीजिए इस 20 में ये वाले इस 4 में से 3 आए, 20 में से 4 तो 10% ये पहले वाले में आ गए थे, अब इस 4 में से 3 असेट वाले में भी आ रहे हैं और 2 नए और आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये तो 4 में, ये तो 3 उस 4 में इंक्लूड ही है, तो अब टोटल 6 सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए। और अब होता है रिजल्ट क्राइटेरिया, रिजल्ट में भी प्रॉफिट और लॉस, रिजल्ट क्राइटेरिया। तो असेट क्राइटेरिया क्या है और असेट और रेवेन्यू क्राइटेरिया क्या है, टोटल सेगमेंट असेट और टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का 10% निकालना है, और जिस भी सेगमेंट का इंडिविजुअल रेवेन्यू या असेट 10% है उससे ज्यादा होगा, रिपोर्टेबल हो जाएंगे, रिपोर्टेबल हो जाएंगे। अब यह सेगमेंट रिजल्ट वाले में माहौल है भैया, आपको जितने भी सेगमेंट हैं प्रॉफिट वाले, सबके प्रॉफिट लिखना है। मान लीजिए 4 सेगमेंट, मतलब मान लीजिए बहुत सारे सेगमेंट है, मतलब मान लीजिए टोटल में यहाँ पे एग्जांपल अभी नहीं ले सकते, मान लीजिए टोटल 20 सेगमेंट थे ना, उसमें से मान लीजिए 11 सेगमेंट प्रॉफिट में है, या चलो 16 सेगमेंट प्रॉफिट में है, तो सबके प्रॉफिट लिख दिए, सबके प्रॉफिट लिख दिए, प्रॉफिट का टोटल आया 1000। अब सबके लॉस लिख दिए, लॉस, ये 4 सेगमेंट लॉस में, लॉस का टोटल है 1100, हाँ ज्यादा लॉस है, तो विच एवर इज हायर, तो लॉस तो नेगेटिव होता तो लोअर ही होगा, नहीं, लेकिन हायर लेना है एब्सोल्यूट टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म मतलब मैथमेटिकल साइन को हटाना है, ये लॉस जो है वो वैसे तो माइनस में, तो इसको माइनस कंसीडर नहीं करना है। तो 1000 का जितने भी सेगमेंट प्रॉफिट में है सबका टोटल लगाओ, जितने भी सेगमेंट 20 पूरे 20 की बात हो रही है हमने जितने आइडेंटिफाई किए है ना, जितने भी सेगमेंट प्रॉफिट में उसका टोटल लगाओ, जितने भी सेगमेंट लॉस में है उसका टोटल लगाओ, और विच एवर इज हायर, वैसे अगर लॉस को नेगेटिव मान के चलूंगा तो हायर हमेशा प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन को हटा दो, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो यहां पे देखिए हायर 1100 है, तो अब 1100 का 10% निकालेंगे, तो जिस भी सेगमेंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 110 या उससे ज्यादा है, 110 या उससे ज्यादा 10% और मोर, तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तो पहले में मान लीजिए कितने टोटल सेगमेंट कितने थे 20, रेवेन्यू क्राइटेरिया कितने ने सर्टिफाई किया, 4 ने, फिर जो हमने असेट वाला क्राइटेरिया देखा, इस 4 में से 3 तो वो आ गए और 2 नए आ गए, तो ये तो हटा दो, टोटल कितने रिपोर्टेबल हो गए 6। अब इस 20 में से मान लीजिए कुछ प्रॉफिट वाले, हर वो सेगमेंट जिसका प्रॉफिट या लॉस 110 या उससे ज्यादा होगा, मतलब आपको 10% किसका निकालना है, प्रॉफिट के टोटल का और लॉस के टोटल का, विच एवर इज हायर का 10% निकालना है, और हायर भी देखना एब्सोल्यूट टर्म्स में, यस।
ठीक है, अब मान लो इस 20 में से सपोज मान लो 110 या उससे ज्यादा का किसी का प्रॉफिट है, किसी का लॉस है, तो वो मान लीजिए ऐसे 9 सेगमेंट है और उनमें से 2 ये वाले भी हैं, एक ये वाला भी है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं, वो तो पहले ही आ चुके हैं, तो बाद में आए ना आए वो तो पहले रिपोर्टेबल हो गए। तो 9 सेगमेंट टोटल आए हैं, उस 9 में से मान लीजिए ये टोटल 9 नए वाले हैं, इन 4 और 2 के अलावा 9 सेगमेंट और आ गए जो इस वाले क्राइटेरिया में आ गए, तो 9 और 4 13 और 2 15, 15 सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। चलो 9 ज्यादा ले लिया, मान लेते हैं ऐसे 3 ही आए केवल। अब बोलो, हाँ तो 4 और 2 6 और 3 9, तो 20 में से किसी ने असेट क्राइटेरिया पूरा किया, किसी ने असेट और रेवेन्यू क्राइटेरिया, किसी ने रेवेन्यू क्राइटेरिया पूरा किया, किसी ने असेट और रेवेन्यू क्राइटेरिया दोनों पूरा किया, ठीक है, और किसी ने जो है ये लॉस प्रॉफिट वाला रिजल्ट वाला क्राइटेरिया पूरा किया। तो ऐसे करके 9 सेगमेंट जो है वो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। मतलब इनकी ऑडिट रिपोर्ट में अलग से अब सेपरेट रिपोर्टिंग होगी, टोटल में तो सबकी हो गई, टोटल में तो सबकी हो गई, प्रोडक्ट सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज भी हो गई, फैक्ट्री वाइज ओवरऑल टोटल हो गया वो तो, ठीक है ना। अभी भी बात खत्म नहीं है। तो ये तो 10% वाले क्राइटेरिया, अब सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हर वो सेगमेंट जिसका रेवेन्यू टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है, इस सेगमेंट रेवेन्यू में एक्सटर्नल सेल और इंटरनल सेल दोनों आते हैं, बिल्कुल। और हर वो सेगमेंट जिसकी जिसकी सेगमेंट असेट्स जिसकी 10% टोटल सेगमेंट असेट का 10% है उससे ज्यादा है, या हर वो सेगमेंट जिसका रिजल्ट 10% या उससे ज्यादा है। किसका 10%? विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म्स का, विच एवर इज हायर एब्सोल्यूट टर्म्स किसकी देखनी है, सारे सेगमेंट के प्रॉफिट वाले सेगमेंट का टोटल करो, सारे लॉस वाले सेगमेंट का टोटल करो, और ओवरऑल जो हायर होगा, नेगेटिव साइन हटाने के बाद जो हायर होगा उसका 10% उससे ज्यादा निकालना। उसमें से जिसका भी सेगमेंट रेवेन्यू प्रॉफिट या लॉस उस 10% ज्यादा होगा वो सेगमेंट रेवेन्यू में आ जाएगा, इस रिपोर्टेबल सेगमेंट में आ जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनना, अभी तक कितने हो गए साहब? 20 में से 9 आ गए, किस में आ गए? या तो रेवेन्यू क्राइटेरिया में, एसेट में, या रिजल्ट क्राइटेरिया में, ठीक है ना। तीनों में से या तो तीनों में आ गए, 2 में आ गए, किसी भी एक में भी आ गए तो रिपोर्टेबल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी भी इस एज बनाने वालों को चैन नहीं पड़ा, उन्होंने कहा नहीं भैया अभी तो और बात देखेंगे। अब क्या देखना है, अब ये चेक करना है कि अब ये जितने भी सेगमेंट अभी तक ऊपर वाले, ये 9 सेगमेंट की बात हो रही है, अब जो ऊपर 10% वाली लिमिट में जो 9 सेगमेंट आए, ठीक है ना, उनका केवल एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है। ये 9 सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, अगर इनके सेगमेंट रेवेन्यू की बात करूंगा तो इंटरनल सेल और एक्सटर्नल सेल दोनों आएगी। अब इनके इन 9 वालों की केवल एक्सटर्नल सेल देखना है, और बिजनेस की टोटल बिजनेस की ये 9 की एक्सटर्नल सेल देखना है, और यहां 20 की एक्सटर्नल सेल देखना है, पूरे 20 की। जो जबकि वो जो रेवेन्यू क्राइटेरिया था, जो पहला वाला 10% वाला रेवेन्यू क्राइटेरिया था, उसमें केवल इंटरनल सेल देख रहे थे, टोटल इंटरनल सेल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों देख रहे थे वहां पर। ये जो ऊपर रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया था ना, इसमें क्या था बताइए, ये तो 10% किसका निकाल रहे थे? टोटल सेगमेंट रेवेन्यू डिनोमिनेटर में, और ऊपर सेगमेंट इंडिविजुअल सेगमेंट का रेवेन्यू। तो सेगमेंट रेवेन्यू में तो इंटरनल सेल और एक्सटर्नल सेल दोनों आ रही थी, मतलब ऊपर रेवेन्यू वाले में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक्सटर्नल है। पूरे 20 सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू, और अभी तक जो 9 सेगमेंट रिपोर्ट हुए हैं उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है। मान लो ये टोटल 100 है, अभी मैं 100 ले लेता हूं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, और ये मान लीजिए 74.99% है, ये एटलीस्ट 75 होना चाहिए। जितने सेगमेंट 10% थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट अभी तक बने हैं, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल बिजनेस के एक्सटर्नल सेल रेवेन्यू के का 75% होना चाहिए। मतलब एएस चाहता है कि कम से कम 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू का तो डिस्क्लोजर सेपरेटली होना चाहिए इस एएस में। तो अगर वो नहीं है तो आपको और सेगमेंट, बचे हुए 11 में से आपको और सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा, ताकि ये कम से कम 75 हो जाए, ज्यादा हो जाए चलेगा। तो अपनी इच्छा से किसी भी सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू उठा के देख लो, और उतना होना चाहिए कि वो 75 या उससे ज्यादा हो जाए तो चलेगा। तो ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। ये 75% क्राइटेरिया होता है। तो पहले लगता है 10% क्राइटेरिया, 10% में होते हैं 3, रेवेन्यू, असेट और रिजल्ट वाला क्राइटेरिया। रिजल्ट वाले में भी ध्यान रखना कि 10% किसका निकालना होता है, प्रॉफिट का टोटल, लॉस का टोटल, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म, उसका 10% है उससे ज्यादा, वो देखना पड़ता है। उसके बाद 75% क्राइटेरिया जो है
ये ओवरऑल टेस्ट हो गया यहाँ पर। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। मान लीजिए 20 में से 9 हो गए थे, अब 75 बनाने के लिए हमने मान लीजिए 2 को और ले लिया, अब 20 में से 11 रिपोर्टेबल हो गए 20 में से। अब एस कहता है कि भैया देखो अभी भी चेन नहीं आया है ना, अभी भी चेन नहीं आया। एस कहता है कि जिन, अब यहां पे ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन आता है, 20 में से 11 तो हो गए। अब एस कहता है कि ऐसे सेगमेंट देखो जो पिछले साल 10% की वजह से रिपोर्टेबल थे। तो मान लीजिए 20 में से 11 तो अभी रिपोर्टेबल हो गए, अब कितने बच गए, ये मान लीजिए, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो 12 हो गए। चलो 75% बनाने के लिए हमने 3 को कर दिया, ठीक है ना। टोटल 20 थे, 10% वाले क्राइटेरिया में मान लो 11 9 आ गए, तो 11 बचे थे। फिर हमने 75% वाला क्राइटेरिया लगाया, तो 3 सेगमेंट और जोड़ने पड़े 75 करें, वो अपनी इच्छा पर है, कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो अब 12 हो गए, अभी भी 8 सेगमेंट बच गए हैं, है ना, ध्यान समझे। तो अब एस कह रहा है कि ऐसे सेगमेंट देखो जो इन 12 में नहीं आए हैं, इन 12 में नहीं आए हैं, लेकिन पिछले साल 10% में थे, इस बार वो 10% में नहीं आए। 10% देखना है यहाँ पे, 75% या 75% वाला नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ इतना से देखना है। हाँ, एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, 75% क्राइटेरिया की बात हो गई। अब एस ये कहता है कि भाई अभी तक जो सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए वो 12 हो गए। अब ऐसा सेगमेंट देखो जो इन 12 में नहीं आया, पर पिछले साल वो रिपोर्टेबल था 10% की वजह से, 75% की वजह से नहीं, 10% की वजह से था। तो फिर वो मान लीजिए ऐसा एक सेगमेंट और है, तो उसको इस बार भले ही वो 10% क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, हाँ इस बार उसकी ना तो असेट 10% से ज्यादा है, ना रेवेन्यू, ना कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं, वो 10% में नहीं आ रहा इस बार, पर पिछली बार था वो किसी एक में 10% वाले, 10% वाले 3 है, किसी भी एक में था, तो फिर उसको भी रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। तो अब 13 सेगमेंट की रिपोर्टिंग होगी। और जाहिर सी बात है, हाँ पिछली बार वाले 10% नहीं, अब यहां पे डाउट यही आता है कि पिछली बार मान लीजिए इसका ये 10% में था, इस बार ये 10% में नहीं है, तो ये इस बार तो आ गया, अब ये अगली बार थोड़ी आएगा, क्योंकि अगली बार के लिए तो इस बार वाला देखेंगे, तो इस बार ये 10% के कारण थोड़ी था, इस बार तो ये इसलिए था। यस, ये 3 भी, ये ध्यान सुनिए, ये 3 भी इस बार 75% में है, तो अगली बार ये इसलिए रिपोर्ट नहीं होंगे कि पिछली बार थे, नो, पिछली बार जो सेगमेंट 10% की वजह से रिपोर्टेबल था, वही बस अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से रिपोर्टेबल हो जाएगा, चाहे वो 10% वाला मिट आउट करे या ना करे। स्पेसिफिकली इसी बात को ध्यान रखना, 10% बोल रहा हूं मैं, तो 10% ही ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई बात। और जाहिर सी बात है कि हर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके करंट ईयर के फिगर के साथ कंपेरेटिव प्रीवियस ईयर के फिगर तो आते ही हैं। तो अब जितने भी सेगमेंट की रिपोर्टिंग आप इस साल कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए 23-24 की बात कर ले हम, तो 23-24 में जो भी सेगमेंट रिपोर्टिंग हो रही है, तो उसके 22-23 के फिगर भी तो आएंगे, 22-23 के फिगर आएंगे, तो 22-23 के फिगर कंपेरेटिव आएंगे आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो वो तो आएंगे ही, रीस्टेटमेंट होगा बकायदा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखिए, चाहे अगर आप 10% वाले क्राइटेरिया में, चाहे असेट में आ जाओ, चाहे रेवेन्यू वाले में आ जाओ, चाहे रिजल्ट वाले में आ जाओ, आप रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी में नहीं आए, इनका सभी का एक्सटर्नल, अब जो भी आ गए उसको, उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, टोटल का एक्सटर्नल रेवेन्यू है, वो कम से कम 75% होना चाहिए, उसको 75% बनाने के लिए और सेगमेंट रिपोर्टेबल करो। उसके बाद भी जो सेगमेंट पिछली बार थे 10% वाले क्राइटेरिया में, वो केवल इस बार के लिए वापस से, भले इस बार वो 10% में नहीं है, पर वो आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी सेगमेंट इस बार रिपोर्ट हो रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के फिगर तो यू भी आने ही कंपेरेटिव। और इसमें एक और क्राइटेरिया होता है, यहाँ दिया नहीं, मैनेजमेंट क्राइटेरिया। इसके बावजूद भी मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं यार 20 में से 11 तो ये हो गए, है ना, 12 ये हो गए भाई, ये ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था ना यहाँ पर, ये हाँ, तो 9 ऐसे हो गए, 3 वैसे हो गए, 12 हो गए, एक हमने और बना दिया, पिछली बार 10% में था, 13 हो गए। और ये जो नया सेगमेंट हमने खोला है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा सेगमेंट है यार, इसको भी हम चाहते हैं डिस्क्लोज करें अपनी रिपोर्ट में, हम शेयर होल्डर को बताना चाहते हैं, मतलब मैनेजमेंट अपनी इच्छा से किसी को रिपोर्टेबल बनाना चाहता है तो बना सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। सेगमेंट की सेपरेट अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, हर सेगमेंट की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है कि बिल्कुल आपकी अगर इच्छा है कि हम एडिशनल डिस्क्लोजर करना चाहते हैं तो करो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए, ये प्राइमरी, अब मेरी बात समझेंगे ध्यान से, हमारा बिजनेस सेगमेंट है, तो वो बिजनेस सेगमेंट कहलाएगा, प्रोडक्ट वाइज, ये सर्विस वाइज बिजनेस सेगमेंट हो गया। जोग्राफिकल सेगमेंट है, एरिया वाइज हो गया, एरिया में भी लोकेशन ऑफ फैक्ट्री से हो गया यानी एसेट्स, और लोकेशन ऑफ कस्टमर से हो गया यानी सेल, ठीक है ना।
अब अगर हमारे बिजनेस का रिस्क और रिटर्न, सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होता है, मतलब वो जो रिपोर्टिंग होती है प्रोडक्ट वाइज होती है, तो हमें ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये प्राइमरी फॉर्मेट है, अभी बता रहा हूं ये क्या है। और अगर मान लीजिए अगर हमारे, और उस केस में अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी फिर ज्योग्राफी वाला हो जाएगा, तो ये डिस्क्लोजर करना पड़ेंगे। और मान लीजिए कि हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंट, हमारा बिजनेस का जो रिस्क और रिटर्न इफेक्ट होता है वो ज्योग्राफी वाइज होता है, तो फिर हमें ये सारी चीजें ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए करनी पड़ेगी, और ये वाली सारी जो बची हुई आएंगी ये फिर प्रोडक्ट वाइज के लिए आ जाएंगी, ये फिर प्रोडक्ट के लिए आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये वाली नहीं, प्रोडक्ट के लिए फिर ये आ जाएंगे, मतलब दिया हुआ है, ये मैं भी बताने वाला हूँ। और उसके बाद कुछ अदर डिस्क्लोजर्स हैं, वो तो नॉर्मल है यार, कि भैया अदर डिस्क्लोजर में क्या होगा भाई। अदर डिस्क्लोजर, ऐसे डिस्क्लोजर जो केवल इसी एएस के हैं, भाई इंटर सेगमेंट सेल हुई तो आपस में ट्रांसफर प्राइस क्या थी, मार्केट में 100 का माल 150 में बेचते तो अपने वाले को तुमने 125 में बेच दिया, ये 100 पे ही बेच दिया, तो क्या प्राइस हुई। इस तरीके से बहुत सारी सेगमेंट वाइज पॉलिसी हो सकती है, वो आपको सब डिस्क्लोज करना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर और ये देखिए, अब मेरी बात समझिए, जो प्राइमरी फॉर्मेट में एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए, पहले देख लेते हैं इसको एक मिनट। ये देखिए सेगमेंट असेट है, सबका टोटल कर लेना, 200 आ गया, जिसका भी 20 या उससे ज्यादा है तो 20 या उससे ज्यादा, ये सब रिपोर्टेबल हो गए। ये रेवेन्यू है टोटल 1200, तो इसका 10% 120 है, तो ये 120 है उससे ज्यादा, ये दोनों, तो ये रिपोर्टेबल हो गए। अब ये जो ये लॉस, इसमें इसका टोटल का नहीं लेना है, इसमें प्रॉफिट वालों का पहले टोटल करना, फिर लॉस वालों का टोटल करना। तो लॉस वालों का टोटल देखिए 200, नेगेटिव हटा देना है, तो 200 का 10% लेंगे तो मतलब वो हो जाएगा। तो कौन कौन से रिपोर्टेबल है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से 75% वाला क्राइटेरिया तो पूछा नहीं है। फिर अब ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या कोई कंपनी जो है वो 25% अपने मार्केट प्राइस तो 100 का 125 है, लेकिन जो है ये अपने आपस में सेगमेंट को कुछ अलग प्राइस पे देना चाहती है, तो क्या ये पॉलिसी अडॉप्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। A17 बोलता है कि सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेगमेंट के हिसाब से बना सकते हो। इसी प्रकार से इसमें भी सेगमेंट असेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें असेट क्राइटेरिया वाला है, तो असेट में डेफर्ड टैक्स असेट तो आएगी नहीं, वो ध्यान रखना। सेगमेंट असेट में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, उस हिसाब से सेगमेंट की असेट निकाल लेना। और हर वो सेगमेंट जो 10% टोटल असेट, सेगमेंट असेट का 10% है, उससे ज्यादा असेट होंगी वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। अब ये इलस्ट्रेशन 4 है, ये जरा ध्यान दीजिए। ये तो कुछ भी इलस्ट्रेशन नहीं है, एग्जाम में बढ़ाया हुआ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपको देख के घबरा जाए। घबराना नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन उनको देनी है दो। आप पहले ये याद कर लो, ये याद करो कि भाई ये जो मैंने बताया था प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ये क्या था देखिए, ये था प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ये था, है ना, ये वाला यहां पर, ये देखिए, ये ABCDEFG ये पॉइंट है, इसी पर ये सवाल है इलस्ट्रेशन 4। तो मैं आपको एक केवल एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं कि आपको करना क्या है, सवाल से मत समझिए। यहां देखिए, एस कहता है कि सेगमेंट रिपोर्ट का जो प्राइमरी फॉर्मेट है वो ऐसा बनेगा। हमारे 20 सेगमेंट थे, बिजनेस सेगमेंट मान लिए मैंने, है ना, 20 बिजनेस सेगमेंट थे, उसमें से मान लीजिए 10%, 10%, 10%, 75%, पिछले साल का 10%, है ना, मैनेजमेंट क्राइटेरिया सब मिला के हमारे मान लीजिए, अब मान लेते एग्जांपल बदल देता हूं, मान लीजिए टोटल 3 सेगमेंट आए केवल जो रिपोर्टेबल थे। जितने कम आए उतना अच्छा हमारे लिए, तो है ना, 13 आएंगे तो 13 के लिए। तो अब आपको सबसे पहले फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब प्रिस्क्राइब्ड होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू दिखाना है आपको, ये वाले। तो इसमें डोमेस्टिक, अच्छा, जितना डिटेल बनाओगे उतना अच्छा होता है। तो इंडिया में सेल करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, हालांकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सेगमेंट रेवेन्यू में ध्यान रखना, बाहर वालों को जो बेचा वो भी आएगा, एक्सटर्नल भी आएगा और इंटरनल भी आएगा। तो एक्सटर्नल सेल, ये सेगमेंट रेवेन्यू, तो सबसे पहले क्या डिस्क्लोज होता है? सेगमेंट रेवेन्यू यानी सेल्स। इंडिया वाली और बाहर वाली एक्सपोर्ट सेल अलग अलग दिखा दो, उसमें भी बाहर वालों को कितना बेचा और आपस में कितना बेचा, एक सेगमेंट में दूसरे वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ टोटल रेवेन्यू पहले आएगा, ये फॉर्मेट है। फिर देखना सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस माइनस होते हैं ना, तो सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस यानी रिजल्ट आता है। प्राइमरी रिपोर्ट में सेगमेंट एक्सपेंस दिखाना ही नहीं है, सीधे सेगमेंट रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रफ में करना पड़ेगा आपको वर्किंग, सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस माइनस करके जो आएगा वो यहाँ पे सीधे आ जाएगा। और ये टोटल भी, ये टोटल कॉलम भी बन रहा है, और टोटल कॉलम में एलिमिनेशंस भी चल रहे हैं। आप देखिए एलिमिनेशन क्यों होगा, जो इंटर सेगमेंट सेल है, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए जो एलिमिनेशन का कॉलम क्यों बना, जो इंटर सेगमेंट सेल है, ये 4575 एक के लिए सेल है तो दूसरे सेगमेंट के लिए कॉस्ट है, और ये 45 एक के लिए सेल है दूसरे के लिए कॉस्ट है, तो ओवरऑल तो जीरो हो जाएगा ना ये। इसलिए इंटर सेगमेंट को आपस में एलिमिनेट करते चलना है।
भाई मान लीजिए एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को लोन दिया, लोन लेना देना काम ही था उनका, तो फिर इंटरेस्ट की इनकम और एक्सपेंस भी सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट एक्सपेंस हो जाएंगे। तो एक के लिए रेवेन्यू एक के लिए एक्सपेंस, ओवरऑल रेवेन्यू तो जीरो हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो सेगमेंट एक रेवेन्यू दिखाना है और उसके बाद जो है आपको सेगमेंट रिजल्ट दिखा देना है सीधे, यस। और उसके बाद ये सेगमेंट रिजल्ट का टोटल आ गया। अब ऐसे खर्चे जो सेगमेंट एक्सपेंस में नहीं आए वो यहां पर आएंगे। ऐसी इनकम्स और एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पे अज्यूम किया कि वो सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई इनकम्स जो कि सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आई वो सब यहां टोटल वाले कॉलम में चलेंगी और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही आपको सेगमेंट रिपोर्ट बनानी है। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट आएगा सीधे, रेवेन्यू में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, फिर सेगमेंट रिजल्ट आ जाएगा। सेगमेंट रिजल्ट में अब जो टोटल में आ गया, अब सारा अब सेगमेंट वाइज खत्म हो जाएगा, अब टोटल चलेगा। टोटल कोई और अदर इनकम होगी, कोई और एक्सपेंस होंगे, वो टोटल में आ जाएंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद अब असेट लायबिलिटी आएगी सेगमेंट वाइज, तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आएगी, नॉन करंट एसेट मतलब नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स सब आएंगे, ठीक है। जो असेट टोटल में होगी उसको एक बेसिस पे बांटना होगा तो वही बांटेंगे। तो देखिए ये सेगमेंट की असेट्स आ गई, ये सेगमेंट असेट्स आ गई। ये कोई सवाल में दी हुई, ये कोई टोटल असेट है, इसको रीजनेबल बेसिस पे बांट दिया इन्होंने। अनअलोकेटेड, अलोकेटेड नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ अनअलोकेटेड, अलोकेट नहीं हो पा रही है, तो ये टोटल में ही दिखाई केवल। अब इस टोटल सेगमेंट की एसेट आ गई, ऐसी सेगमेंट की लाइबिलिटीज आ गई, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, ये अलग अलग दे रखी तो आ गई। और कुछ ऐसी लाइबिलिटी जो टोटल में अलग अलग नहीं पता तो टोटल में आ गई। इस प्रकार से टोटल लाइबिलिटीज भी आ गई। ये इसी तरीके से डिस्क्लोज करना है, फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। तो अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ चीजें दे नहीं रखी इस सवाल में क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए हमें डिस्क्लोज क्या क्या करना है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोजर। देखिए हाँ, क्या दिखाना है, सेगमेंट रेवेन्यू दिखाना है, एक्सटर्नल वाला भी एक मिनट सेकेंडरी आ गया है, तो प्राइमरी देख रहे हैं ना अभी, प्राइमरी फॉर्मेट। हाँ चलो, क्या क्या दिखाना जरा देखो इधर, ये हो गया, ध्यान दें ध्यान दें, ये हो गया। सबसे पहले प्राइमरी रिपोर्ट में क्या आएगा सर, सेगमेंट रेवेन्यू आएगा, सेगमेंट एक्सपेंस नहीं आएगा, फिर सेगमेंट रिजल्ट आएगा, फिर क्या आएगा, सेगमेंट असेट्स का कैरिंग अमाउंट आएगा, फिर सेगमेंट लायबिलिटीज का आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, ये उस सवाल में नहीं था। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आया कि भाई सेगमेंट की पीपी मान लीजिए 1 लाख रुपए की, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो 6 लाख ये आएगी और टोटल में भी आएगा। अब 1 लाख कैसे आया, 80,000 ओपनिंग पर 20,000 ड्यूरिंग द ईयर किया, तो जो ड्यूरिंग द ईयर किया है ना वो भी अलग से डिस्क्लोज करना है आपको। जो ड्यूरिंग द ईयर है, मोर देन 1 पीरियड ही आएगा, असेट है तो 1 साल से ज्यादा ही होगी वो तो, है ना। और उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द सेगमेंट रिजल्ट फॉर डेप्रिसिएशन। अब जो ऊपर सेगमेंट एक्सपेंस तो हमने यहाँ दिखा नहीं है, लेकिन सेगमेंट के एक्सपेंस में अगर सेगमेंट की एसेट है, पीपीई है, मशीनरी है, तो सेगमेंट उसका डेप्रिसिएशन भी होगा, तो वो डेप्रिसिएशन आपको अलग से दिखाना है, इसी उसी टेबल में, उस सवाल में नहीं था इसलिए, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के अलावा भी अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है तो वो भी आपको अलग से डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझें कि ये जो है यहां पर ये ड्यूरिंग, ये ई वाला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिखाना है आपको, एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन में वो नहीं था, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर हमें क्या क्या दिखाना है, मैं वापस बोल दूं, जब भी सेगमेंट रिपोर्ट बनेगी सबसे पहले आएगा सेगमेंट रेवेन्यू, फिर सेगमेंट रिजल्ट, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमें चलना है, उसके बाद सेगमेंट की एसेट्स, सेगमेंट की लायबिलिटीज, ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब दिखाना है यहां पर, क्योंकि ऊपर सेगमेंट एक्सपेंस तो दिखाई नहीं है। और उसके अलावा कोई भी और नॉन कैश एक्सपेंस है वो भी सेपरेटली सेगमेंट वाइज डिस्क्लोज करना है और टोटल में डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके ये किसके लिए बनी, ध्यान से सुनिए। अगर आपके बिजनेस का रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होता है, मतलब बिजनेस में जो रिपोर्टिंग हो रही है ऊपर से नीचे तक वो प्रोडक्ट वाइज हो रही है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट आपके रिपोर्टेबल होंगे, जितने भी प्रोडक्ट नहीं, मान लीजिए आपके 100 प्रोडक्ट थे, लेकिन 100 प्रोडक्ट में से 20 सेगमेंट बने, 20 सेगमेंट में से भी 3 ही रिपोर्टेबल है मान लीजिए अभी उदाहरण के तौर पर, तो ये रिपोर्ट उन 3 के लिए बनेगी केवल, सेगमेंटल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। और ठीक है, अब एरिया वाइज, अब ये तो प्रोडक्ट वाइज प्राइमरी रिपोर्ट बन गई, तो अब एरिया वाइज क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो उसमें एरिया वाइज क्या क्या दिखाना है वो सेकेंडरी डिस्क्लोजर है, वो कैसे दिखाना है वो जरा देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है उसको दिमाग में रखिए, ये देखिए यहां पर, ये रही बात। सेकेंडरी डिस्क्लोजर क्या हुआ, मान लीजिए मेरे 1000, मान लीजिए मेरे 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट के मैंने 20 सेगमेंट बन गए, रिस्क और रिटर्न और नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना, रिलेटेड प्रोडक्ट के हिसाब से वो बन गए। अब 20 सेगमेंट बने, 20 में से ही मान लीजिए केवल 3 ही क्या है, रिपोर्टेबल आए,
सब 10%, 75%, मैनेजमेंट पिछला 10%, सब मिला के 3 की रिपोर्टिंग हो रही है। तो 3 की जो रिपोर्टिंग होगी उसके लिए तो वो रिपोर्ट उनका क्या क्या डिस्क्लोज करना है उस रिपोर्ट में, उन 3 का सेगमेंट रेवेन्यू, प्रोडक्ट की बात हो रही है, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट असेट, सेगमेंट लायबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर का, और अदर नॉन कैन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, वो सब डिस्क्लोज करना है ना। अब मैंने ये तो मेरा काम हो गया एज एन ऑडिटर। अब मैं मैनेजमेंट से बोलूंगा भैया सेकेंडरी तुम्हारा कौन सा, बोले साहब ज्योग्राफिकल है। प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाला प्राइमरी हो गया, तो सेकेंडरी ज्योग्राफिकल है। अब ज्योग्राफिकल वाले को भी कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी है आपको एरिया वाइज भी। कैसे? आपने इसमें ज्योग्राफी में 2 होते हैं, लोकेशन ऑफ कस्टमर और लोकेशन ऑफ असेट। तो एक, आपने जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया हैं भाई, जैसे मान लीजिए हमारा माल 4 जगह बिकता है, इंडिया, लंदन, यूके, कनाडा, 4 जगह बिकता है, ये लोकेशन ऑफ कस्टमर हो गए। तो अब टोटल एक्सटर्नल, इंटरनल इक्वल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल देखना है इसमें। आपने आपस में मान लीजिए इंडिया वाली फैक्ट्री ने जब जो है दुबई वाली फैक्ट्री में माल दे दिया, भाई फैक्ट्री भी तो दुबई में हो सकती है, कस्टमर भी दुबई में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे केवल एक्सटर्नल देखना है। तो मान लीजिए, ध्यान दें, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है ना। अब मान लो 4 ज्योग्राफिकल एरिया है, चारों का रेवेन्यू एक बार के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए है ना। तो जिसका भी रेवेन्यू 10% है उससे ज्यादा है, अब मान लीजिए 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अब मान लीजिए 1 लाख का क्लासिफिकेशन ऐसा है, लंदन में सेल ब्रिटेन में सेल होती है 80,000 होती है, इधर 10,000 होती है, और बाकी दोनों जगह 5-5 हजार होती है। तो अब टोटल 1 लाख हो गया, है ना। तो ये दोनों रिपोर्टेबल होंगे, इनका केवल रेवेन्यू डिस्क्लोज करना है वो भी, ठीक है ना। डिस्क्लोज भी केवल रेवेन्यू ही करना और कुछ नहीं करना, बस ये 80 और 10 कर देंगे कि भैया ये 2 सेगमेंट है, लंदन और अमेरिका, यहां पर हमारी 80 और 10,000 की सेल होती है। और ऐसे ही ये तो लोकेशन ऑफ कस्टमर से हो गया। अब लोकेशन ऑफ असेट देख लें, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट कहीं भी बिकता हो, उससे मतलब नहीं है, हमारी फैक्ट्री एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में है। गुजरात और राजस्थान का रिस्क रिटर्न सेम है, तो ये एक ही सेगमेंट हो गया। गुजरात और राजस्थान का रिस्क रिटर्न सेम है, तो ये एक ही सेगमेंट हो गया। महाराष्ट्र है और मान लीजिए ये तमिलनाडु है, इनका रिस्क रिटर्न सेम है, तो ये एक सेगमेंट हो गया, है ना। और एक फैक्ट्री हमारी मान लीजिए सिंगापुर में, वहां का रिस्क रिटर्न बिल्कुल ही अलग है, तो वो एक सेगमेंट, 3 सेगमेंट हो गए लोकेशन ऑफ असेट से। जहां फैक्ट्री है वो लोकेशन ऑफ असेट है। तो अब हमें देखना है जितने भी हमारे लोकेशन ऑफ असेट से, लोकेशन ऑफ असेट लोआ, लोकेशन ऑफ कस्टमर लॉक, ये दोनों होते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो जितने भी हमारे लोकेशन ऑफ असेट से, मान लीजिए हमारे लोकेशन ऑफ असेट 1, लोकेशन ऑफ असेट 2, लोकेशन ऑफ असेट 3, तो इसमें क्या 3 फैक्ट्री नहीं, इसमें 3,000 फैक्ट्री आ सकती है 3 सेगमेंट में, जिनका भी रिस्क और रिटर्न, जिन फैक्ट्रीज का रिस्क और रिटर्न सिमिलर है वो एक सेगमेंट में आ जाएंगी। सेगमेंट होता है डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का एक ऐसा हिस्सा जो कि दूसरों से डिस्टिंग्विश हो सकता है। पर डिस्टिंग्विश होगा कैसे? अगर प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो वो एक ग्रुप में तब आएगा जब वो रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस होगा और उनका रिस्क रिटर्न सिमिलर होगा। और एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट के केस में केवल रिस्क रिटर्न देखते हैं, रिस्क रिटर्न सिमिलर है, तो भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मान लो इन टोटल की सेगमेंट की एसेट, इनकी सबकी मिला के 1 लाख की एसेट से टोटल तीनों सेगमेंट में या 300 फैक्ट्री हो सकती है, 3 सेगमेंट है, 1 लाख की एसेट है। मान लीजिए अब इसकी एसेट जो है, मान लीजिए सपोज 70,000 है, इसकी 19,000 है, 70, 89, इसकी 11,000 है, या इसकी 29 ले लेते हैं और इसकी 1,000 ही ले लेते हैं मान लीजिए। तो अब ये दोनों ही रिपोर्टेबल होंगे, केवल इनका ही केवल असेट्स की कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करना है। हाँ, इसका नहीं करना। 1 लाख का 10% 10 ही होता है, 10,000 होता है, तो 10,000 उससे ज्यादा होनी चाहिए एसेट की वैल्यू। तो यहां पर देखिए, मेरी बात समझिए, अगर बिजनेस सेगमेंट आपका प्राइमरी रिपोर्टिंग, अगर इसको वापस बोल देता हूं मैं, अगर आपके बिजनेस में इंटरनल रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी को प्रोडक्ट वाइज होती है, तो ये माना जाएगा कि आपका जो बिजनेस है उसमें रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होते हैं। तो फिर आपका जो प्राइमरी रिपोर्ट आप बनाओगे वो बिजनेस वाले प्रोडक्ट या सर्विस वाइज वाले रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। सारे प्रोडक्ट नहीं होंगे, उसमें भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे, वो प्राइमरी रिपोर्ट उसकी बनेगी। और फिर माना जाएगा कि आपका सेकेंडरी जो है वो ज्योग्राफिकल है। ज्योग्राफिकल में लोआ भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ असेट, लॉक भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर। तो उसमें फिर क्या डिस्क्लोज करना है? तो एक ऑडिटर को उसमें क्या डिस्क्लोज करना है? तो जितने भी मेरे कस्टमर्स की जितनी भी मेरे एरिया वाइज एक्सटर्नल सेल है, उन टोटल, उसका टोटल निकालूंगा। और जिस भी एरिया, जो भी सेगमेंट बना है, एरिया का मतलब ऐसा नहीं कि दुबई का कस्टमर हो सकता है, दुबई में माल बिक रहा है 100 रुपए का माल 120 में दुबई में बिक रहा है, और सिंगापुर में भी 100 रुपए का माल 120 में बिक रहा है, तो ये रिस्क रिटर्न सिमिलर हो गए। तो दुबई और सिंगापुर में कस्टमर तो एक ही सेगमेंट है, ये दिमाग में रखना।
तो वो यहाँ पे आपको सेगमेंट की बात हो रही है। तो जितने भी लोकेशन ऑफ कस्टमर वाले सेगमेंट है, मान लो 3 है, तो तीनों का एक्सटर्नल रेवेन्यू निकालना है, और इन तीनों का अब वो टोटल, इसका जो भी 10% है उससे ज्यादा जिसका भी होगा, उसकी एक्सटर्नल सेल की केवल वैल्यू डिस्क्लोज करनी है। इसीलिए इस वाले सवाल में देखिए आप, ये जो इलस्ट्रेशन 4 है ना, ये वाला, इसमें बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी था, तो और फिर सवाल में आपको ज्योग्राफिकल मार्केट में यूरोप की सेल दे रखी थी, ठीक है ना, मालदीव्स की, यूरोप की अलग अलग दे रखी थी, तो आपने केवल सेल की फिगर डिस्क्लोज की, सेकेंडरी डिस्क्लोजर था, ठीक है। और फिर आपको आपको ये भी देखना है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो है कस्टमर वाइज कितने हैं आपके, असेट्स वाइज कितने हैं। तो जितने भी आपके लोकेशन ऑफ असेट्स से, मान लीजिए आपके 4 जगह फैक्ट्री, आपकी मान लो 40 फैक्ट्री है, पर वो 4 सेगमेंट में आ गई, तो फिर सबकी टोटल असेट्स का कैरिंग अमाउंट देखना है, और हर सेगमेंट की असेट्स का कैरिंग अमाउंट देखना है। जो भी 10% उससे ज्यादा होगी, वो वाले असेट्स का आपको कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करना है, केवल कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और अगेन मैं कहूंगा कि इसमें भी ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज करना है, पर पूरा नहीं करना है, केवल उन्हीं वाली का जिसका भी आपने बी वाले पार्ट में डिस्क्लोज किया है, ठीक है ना। भाई मान लीजिए ये जो टोटल असेट्स थी वो 1 लाख थी, और मान लीजिए इस वाले की मान लीजिए 11,000 थी, तो 10% से ज्यादा हो गई, तो ये 11,000 में भी 11,000 तो डिस्क्लोज हो गई होगा, और 11,000 में मान लो 9,000 ओपनिंग बैलेंस था, 2,000 इस साल खरीदा, तो 2,000 सेपरेटली फिर से डिस्क्लोज होगा। ये एक एक पॉइंट समझिए आप, है ना। और अब अगर मान लीजिए प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, मतलब आपका जो बिजनेस में लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी को जो रिपोर्टिंग होती है वो एरिया वाइज होती है, या तो लोकेशन ऑफ असेट वाइज या कस्टमर वाइज, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि आपका रिस्क और रिटर्न बिजनेस का किससे इफेक्ट होता है, एरिया वाइज इफेक्ट होता है। तो फिर जो प्राइमरी रिपोर्ट हमने बनाई थी ना, वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बनेगी। यस, मान लो जो लंदन की फैक्ट्री है वो एक लोकेशन ऑफ असेट ले लेता हूं, लंदन की फैक्ट्री वो एक सेगमेंट है ना, अमेरिका की फैक्ट्री दूसरा सेगमेंट है, और बाकी पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्री तीसरा सेगमेंट है। तो ये जितनी भी ऊपर, अब हम ये तीनों सेगमेंट वाइज हम क्या दिखाएंगे आपकी, मान लीजिए हमारी 50 फैक्ट्रीज है भाई, लेकिन 50 फैक्ट्री जो है, मान लीजिए 50 फैक्ट्री में हमारे 5 सेगमेंट बन गए, और उसमें से भी केवल रिपोर्टेबल 3 ही आए, यही तो होगा रिपोर्टेबल क्राइटेरिया, तो वैसे ही आएगा ना, रिपोर्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो वैसे ही देखेंगे, 10%, 10%, 10%, फिर 75%, फिर पिछले साल का 10%, मैनेजमेंट वाला वैसे ही देखना है। तो खैर, तो अब यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्राइमरी फॉर्मेट जो है यहां से शुरू होता है, प्राइमरी फॉर्मेट अगर आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, चाहे असेट से हो चाहे कस्टमर से, तो फिर वो जो आपने जो ये इस सवाल में जो रिपोर्ट बनी थी, ये वाली इलस्ट्रेशन 4 की ये जो रिपोर्ट है, ये फिर एरिया वाइज बनेगी। लंदन की फैक्ट्री अलग सेगमेंट है, ब्रिटेन, ये फैक्ट्री वाइज बनेगी, प्रोडक्ट वाइज नहीं बनेगी ये वाली रिपोर्ट। और उसके बाद सेकेंडरी डिस्क्लोजर तो प्रोडक्ट का होगा, सेकेंडरी डिस्क्लोजर तो प्रोडक्ट का होगा ही ना, जैसे अभी ज्योग्राफी का सेकेंडरी हुआ था, तो वैसे ही यहां पे ये हो जाएगा। तो उसमें फिर आपको क्या दिखाना है, हाँ, ठीक है। मतलब हर हालत में देखिए, आपको सबसे पहले, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिटर है ना, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी में अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है, तो सारे ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, लोआ वाले भी और लॉक वाले भी, और बिजनेस सेगमेंट भी बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये तो बनाने तो पड़ेंगे, सेगमेंट बनाने तो पड़ेंगे। अब ये आपने प्राइमरी रिपोर्ट ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बना दी, तो अब बिजनेस सेगमेंट में जो है सेकेंडरी रिपोर्ट, सेकेंडरी डिस्क्लोजर होगा। तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें केवल कौन से वाले बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, प्रोडक्ट वाइज देखेंगे। तो उसमें भी हमें यहां पर देखिए क्या देखना है, ये ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर 10% और मोर ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू, जहां जहां एंटरप्राइज रेवेन्यू आ रहा है, तो केवल एक्सटर्नल कस्टमर की बात हो रही है। अब इसको ऐसे मानिए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए हमारी लंदन वाली फैक्ट्री थी, हमारी यूएई वाली फैक्ट्री थी, हमारी यूके वाली फैक्ट्री थी, ये तीनों के रिस्क और रिटर्न अलग अलग थे, ये तीनों जगह माल बिकता था, तीनों के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, अलग अलग रेट पे माल बिकता था। तो ये 3 ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो गए, मान लो तीनों ही रिपोर्टेबल हैं, तो प्राइमरी रिपोर्ट इसकी बन जाएगी। और चलो मान लो 10 सेगमेंट थे, उसमें से 3 रिपोर्टेबल है, हो गया। अब मुझे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोज करनी है बिजनेस सेगमेंट की, तो बिजनेस सेगमेंट तो प्रोडक्ट या सर्विस से बनेंगे, लेकिन मान लीजिए मेरे बिजनेस सेगमेंट, ध्यान देना इस पर, मान लीजिए मेरे 20 प्रोडक्ट थे, 20 प्रोडक्ट, और 20 प्रोडक्ट, मान लो 200 प्रोडक्ट थे, 200 प्रोडक्ट के हमारे बने 20 सेगमेंट बने, वो तो बन ही सकते हैं, एक सेगमेंट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ ही सकते हैं, एक से ज्यादा सर्विस आ सकती है, एक सेगमेंट में एक से ज्यादा फैक्ट्री आ सकती है।
तो 20 सेगमेंट थे यहां पर, बिजनेस सेगमेंट की बात कर रहा हूं, 200 प्रोडक्ट थे, 20 सेगमेंट बने। अब उस 20 में से ही मान लो 6 रिपोर्टेबल है, केवल 6 रिपोर्टेबल सेगमेंट है। वो रिपोर्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो देख ही लिया था ना हमने। तो उसमें से भी वो बिल्कुल, तो यहां पर जो रिपोर्टेबिलिटी का क्राइटेरिया वो कैसे देखना, देखिए। अब यहां पर केवल वो जो हमने 10%, 10%, 10%, 75% वाला जो क्राइटेरिया था ना, वो बेसिक क्राइटेरिया था रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालने का, प्राइमरी वाले का। यहां पर हमें वो सब नहीं करना पड़ेगा। यहां पे तो सीधे सीधे बोल दिया कि जोग्राफिकल सेगमेंट देखे आपने, हाँ देखे। आपके बिजनेस का रिस्क और रिटर्न एरिया वाइज इफेक्ट होता है, हाँ होता है। तो जोग्राफिकल सेगमेंट की प्राइमरी रिपोर्ट बनेगी। अब जोग्राफिकल सेगमेंट की प्राइमरी रिपोर्ट भी कौन से वाले जोग्राफिकल सेगमेंट की बनेगी? सबकी नहीं, केवल उसकी जो रिपोर्टेबल है। कौन से रिपोर्टेबल? वही, या तो 10%, 10%, 10% किसी भी एक में आ जाए, सब में आ जाए, या 75% में आ जाए, वो उसके लिए था। अब यहां पर एक बार जोग्राफिकल सेगमेंट हो गया, प्राइमरी रिपोर्ट बन गई, या बिजनेस सेगमेंट हो गया, प्राइमरी रिपोर्ट बन गई, तो अब सेकेंडरी वाले के लिए क्या देखना है? उसके लिए वो पूरा रिपोर्टेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखना था। हाँ, तो इसको वापस से देखिए, यहां पर ये वापस देखिए कि आपने, देखिए वापस से इसको एक बार समझना बहुत जरूरी, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भाई क्या हुआ, आपका प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो टेबल बनी, वो जो सवाल किया था इलस्ट्रेशन 4, वो बिजनेस सेगमेंट वाइज बना लिया हमने, है ना। अब एरिया वाइज और कस्टमर वाइज हमें क्या करना है? सेकेंडरी डिस्क्लोजर करना है जोग्राफिकल सेगमेंट का। तो वो सिर्फ इसी बेसिस पे कर देना है बस, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं देखना। हर वो सेगमेंट जिसका एक्सटर्नल कस्टमर का रेवेन्यू, जो हर वो सेगमेंट, ध्यान दीजिए, हर वो रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है ना, जिसका सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर 10% और मोर होगा, उसका सेकेंडरी डिस्क्लोजर हो जाएगा। जितने भी ज्योग्राफिकल वाइज सेगमेंट थे आपके, उसमें आपको क्या करना था? आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि सबके एसेट्स का टोटल देखना है, और जिस भी सेगमेंट का 10% उससे ज्यादा होगा, आपको रिपोर्टेबल बना देना है। ये रिपोर्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर आ जाइए, आपका बिजनेस किससे इफेक्ट हो रहा है? रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट वाइज अगर इफेक्ट हो रहा है ना, ध्यान से देखें, प्रोडक्ट वाइज, तो वो प्राइमरी रिपोर्ट बन गई, ठीक है, हाँ वो तो, और ज्योग्राफिकल सेकेंडरी हो गया। अब ज्योग्राफी वाइज हो रहा है, तो प्राइमरी रिपोर्ट ज्योग्राफी वाइज बन गई, है ना। अब आपके बिजनेस में मान लो 200 प्रोडक्ट थे, 20 सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने, वो नहीं बनाने आपको कुछ भी, जितने भी प्रोडक्ट थे, तो आपको देखना है कौन सा प्रोडक्ट का बेचा जा रहा है। सभी बिक रहे हैं, तो सभी बिक रहे हैं, तो उनका सेल देखेंगे। तो अब मैं सबका टोटल 20 जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी, उन सभी में मैं क्या करूंगा? उनका क्या देखूंगा? रेवेन्यू। मान लो वो रेवेन्यू 100 रुपए का है, तो जिसका भी रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा आ जाएगा, उन सभी का मुझे क्या क्या डिस्क्लोज करना है? उन सभी का, हाँ मतलब यहां पर सेकेंडरी डिस्क्लोजर किसका होगा? वो सिर्फ रेवेन्यू पर बेस है, बस। जितने भी बिजनेस सेगमेंट थे आपके, उन सभी का रेवेन्यू, सेगमेंट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं 200 प्रोडक्ट थे ना, तो 20 सेगमेंट ही तो बने। हाँ, तो अब आपको पूरे 20 सेगमेंट जितने भी हैं, उन सभी का अलग अलग रेवेन्यू देखना पड़ेगा। कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला या एंटरप्राइज रेवेन्यू है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जरा सी बात पे एक सवाल गलत हो सकता है, तो एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए ये जो 200 हैं, ये सेगमेंट कितने बन गए? 20 बन गए, है ना। ये 20 सेगमेंट बन गए, इन सबका टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल वाला मान लो 1 लाख है, तो जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10,000 या उससे ज्यादा होगा, वो सब के आपको डिस्क्लोजर क्या क्या करना है वो सुन लो। हाँ, ये तो अभी हुआ है कि जिनका रेवेन्यू 10% उससे ज्यादा होगा, उनके बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना है? उनका सेगमेंट रेवेन्यू डिस्क्लोज करना है, उनकी असेट्स का कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करना है, और ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज करना है। ले दे के बात वही ऊपर वाली आ गई, वापस देख लीजिए आप। सेकेंडरी डिस्क्लोजर, प्राइमरी डिस्क्लोजर अगर बिजनेस सेगमेंट है, तो ज्योग्राफी वाइज भी क्या क्या डिस्क्लोज करना है? सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, है ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, और ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर सिर्फ किसका करना है? जो वो 10% है उससे ज्यादा हो, ठीक है ना, यहां पर। और वो 10% उससे ज्यादा, किसी वो नहीं देखना, असेट क्राइटेरिया, रेवेन्यू क्राइटेरिया, रियल क्राइटेरिया, वो सब नहीं देखना। यहां पर सिंपल देखना है टोटल जो सेल है एक्सटर्नल कस्टमर की, वो, और जो भी सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल 10% उससे ज्यादा होगी, टोटल जो असेट है उसका टोटल देख लो उन्हीं सेगमेंट्स का, और 10% उससे ज्यादा देख लेना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, तो ले देखे सेकेंडरी डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा? सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, और ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अदर डिस्क्लोजर जो तुम्हारी मर्जी, जितना डिस्क्लोज करना चाहो कर सकते हो, कहीं कोई आपत्ति उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो मैंने आपको सिखाया कि सेगमेंट कैसे बनते हैं,
सेगमेंट कितने तरह के होते हैं, एक सेगमेंट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा सर्विस, एक से ज्यादा फैक्ट्री, एक से ज्यादा कस्टमर एरियाज आ सकते हैं। इसी प्रकार से एक ही प्रोडक्ट में एक से ज्यादा सेगमेंट भी हो सकते हैं, ये हमने सीखा। तो सेगमेंट कैसे बनते हैं, उनमें टर्म्स का मीनिंग क्या है। अच्छा, ये जो दो एक पॉइंट यहाँ पर जो हमने छोड़े हुए थे, देखिए मैंने आपको बोला था, इस पे भी, इसको भी पढ़े। यहाँ लिखा कि एलोकेशन का मतलब क्या लिखा है भाई। एक्चुअली क्या होता है, देखिए समझिए, जितनी भी असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है ना, इसमें दो बातें होंगी कि एक तो ये कि आप ये हमेशा मान के चलेंगे कि ये सब सेगमेंट वाइज बायफरकेट हो जाएंगी, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि सेगमेंट वाइज बायफरकेट नहीं हो सकती, पर A17 के कारण आपको करना पड़े, तो कोई बेसिस तो लेना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली उसको बायफरकेट करना ही नहीं है, प्रैक्टिकली उसको बायफरकेट करना ही नहीं है किसी, भाई जैसे मान लीजिए कस्टमर को इससे क्या मतलब प्रोडक्ट किस फैक्ट्री में बना है, तो बाहर वाले कस्टमर को इससे मतलब ही नहीं कि किस फैक्ट्री में बना है प्रोडक्ट। यार तुम जबरदस्ती वो जो है वो प्रोडक्ट मान लो 1 लाख का बिका, तो तुमने वो एक ही प्रोडक्ट 4 फैक्ट्री में मिलकर भी तो बना हो सकता है। अरे 4 फैक्ट्रीज थी, उसमें 4 प्रोसेस थी, एक ही प्रोडक्ट बन के निकला, तो अल्टीमेटली उससे 100 रुपए की रेवेन्यू हुई, तो फैक्ट्री वाइज कितनी रेवेन्यू हुई। मान लो चारों जगह इक्वल काम हुआ, तो एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बिका, 4 फैक्ट्री में मिलकर बनाता, तो 25-25 रुपए की रेवेन्यू हर फैक्ट्री ने दी। तो इससे कस्टमर को क्या मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि कई बार आपको सेगमेंट कैसे बनाने पड़ेंगे, बिजनेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज भी बनाने पड़ेंगे, एरिया वाइज भी बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर इस लाइन का, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एस क्या कह रहा है यहां पर, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस वैसे तो बांटने की जरूरत नहीं थी, पर A17 में चूंकि वैसे रिपोर्टिंग हो रही है मान लो फैक्ट्री वाइज, तो रेवेन्यू बांटना पड़ेगा, तो उसको ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि A17 तो मना कर रहा है कि यहाँ रेवेन्यू जरूरत नहीं है, पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मतलब एक्सटर्नल चीजों को देखेंगे तो हमको उसको बायफरकेट करना पड़ सकता है। दोनों ही केस में कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको सेगमेंट रेवेन्यू, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटीज जो हैं वो आपको, ये ऊपर वाला पैराग्राफ है ये वाला, ये जितनी भी सेगमेंट, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी है, ये अलोकेबल आपको करनी है, चाहे तो वो आपको अपने रिपोर्टिंग पर्पज के लिए करनी पड़े, ठीक है ना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए नहीं करना पड़े, तो वो एक्सटर्नल यूजर की वजह से करना पड़े, जो भी है ना। और एक ही इस पैराग्राफ में तो यही लिखा हुआ है कि जितने भी आपको सेगमेंट रेवेन्यू ये सब निकालना है, सेगमेंट हर सेगमेंट का अलग रेवेन्यू, हर सेगमेंट का अलग एक्सपेंस, हर सेगमेंट की अलग एसेट, ये तो निकालनी पड़ेगी प्रैक्टिकली, A17 अप्लाई करना है तो हर सेगमेंट की सेपरेट लाइबिलिटी। तो उस केस ये पहले किया जाएगा, बाद में इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन होगा। वो जो मैंने एलिमिनेशन किया था ना, अरे 100 का माल 120 में बेचा, तो एक सेगमेंट के लिए 120 सेल है, एक के लिए कॉस्ट है, तो एलिमिनेट किया, तो वो एलिमिनेशन बाद में होगा। पहले सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी पहले निकलेंगे, फिर एलिमिनेशन होगा, वो तो लॉजिकल बात है। और अकाउंटिंग पॉलिसी भी सेगमेंट वाइज अलग अलग हो सकती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बस यहां पर सारी बातें हो ही गई हैं। ये वही इंटरनली रिपोर्टेड सेगमेंट्स की बात यहाँ पर की गई है कि भाई इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे होती है, तो जिस भी सेगमेंट पर इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम होगा उस हिसाब से हम वो डिसाइड करेंगे कि वो बिजनेस सेगमेंट है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। मतलब इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के हिसाब से डिसाइड होता है रिस्क और रिटर्न का प्रिडोमिनेंट सोर्स क्या है, और जो रिस्क और रिटर्न, अगर बिजनेस का रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट होगा तो बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी होगा, तो ज्योग्राफिकल सेकेंडरी हो जाएगा। अगर ज्योग्राफी वाइज होगा तो ज्योग्राफिकल वाला प्राइमरी हो जाएगा और बिजनेस वाला सेकेंडरी हो जाएगा। कई लोग बोलते सर दोनों हो गया प्राइमरी, तो वो फिर वैसी दोनों दोनों के लिए रिपोर्ट बनाओ, मजे आ रहे हैं ज्यादा, तो ठीक है ना। तो बस यही सारी बातें थी। ये एक मैंने रिवीजन करवाया, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे आपको सभी को हिदायत है A17 के लिए, इवन मैं सभी के लिए बोलता हूं, आप पूरा जब ये जो नोट, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, ये लास्ट डे रिवीजन के लिए होना चाहिए सिर्फ। आप लोग, मैंने देखा है कई स्टूडेंट को जो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। रिवीजन भी अगर आप करें तो ICAI के स्टडी मटेरियल से करें। सर इतना बार बार कौन पढ़ेगा, तो हाईलाइट करो ना उसको, मेन मेन चीजें वहां पर। तो इस A17 के लिए मैं स्पेशल तो बोलूंगा आप लोगों से सभी से कि इसके लिए कोई शॉर्ट नोट यूज मत करो, बिल्कुल नहीं करना कोई शॉर्ट नोट यूज, ठीक है ना। आपको इस पूरे एस को ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि इस पर एक बड़ा क्वेश्चन भी कभी भी आ सकता है। आज तक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप सोचिए कैसा क्वेश्चन, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बता दूं कैसे आएगा। एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसके इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने सारी फैक्ट्री, इतने सारी जगह माल बिकता है, पहले तो बोलेंगे सेगमेंट बनाओ,
20 है ना, तो मान लीजिए 20 प्रोडक्ट थे, 20 फैक्ट्रीज थी और 20 जगह माल बिकता था। मान लीजिए बिजनेस सेगमेंट बने 6 बिजनेस सेगमेंट बन गए, 4 जोग्राफिकल सेगमेंट एसेट से बन गए और 3 बन गए, 7 बन गए कस्टमर से। अब बोलेंगे इनमें से रिपोर्टेबल निकालो, तो सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, सबकी 16 मार्क का सवाल, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप चेक कर रहे हो भैया कि 10% में क्या आ रहा है। पहले रिस्क रिटर्न का देखना पड़ेगा, प्रिडोमिनेंट सोर्स रिस्क रिटर्न का क्या है, प्राइमरी फॉर्मेट तो उसी से आएगा ना। तो फिर पता चला कि साहब जो रिस्क, वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि बिजनेस के रिस्क रिटर्न जो है प्रोडक्ट वाइज इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो 10%, 10%, 10%, 75%, पिछले साल का 10% मैनेजमेंट क्राइटेरिया लगा के आपने उस 20 प्रोडक्ट में से मान लीजिए 7 प्रोडक्ट को रिपोर्टेबल बनाया और उसकी रिपोर्ट प्राइमरी वाली बनाई। फिर बचे हुए जो ज्योग्राफी वाले हैं उनकी केवल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी, वो भी क्या क्या, ड्यूरिंग द ईयर का एक्सटर्नल सेल टू कस्टमर्स, है ना, और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स उन सेगमेंट्स की, और ड्यूरिंग द ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो भी सिर्फ किसके लिए होगा, यस, जो पुराने वाले 10% से मतलब नहीं है, वो सेल का, टोटल सेल का 10% में जो आ जाएगा, जो टोटल उन्हीं सेगमेंट की जो टोटल असेट्स है उसका 10% में जो आ जाएगा उन्हीं के लिए होगा, ठीक है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ड्यूरिंग द ईयर का उन्हीं का होगा जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का 10% उससे ज्यादा है। मतलब मान लीजिए 4 असेट को मिलकर आपने टोटल 4 असेट ड्यूरिंग द ईयर खरीदी 10,000 की, ठीक है ना, उनमें से एक 9,000 की, बाकी तो बाकी सब उनमें से मान लीजिए 3 एसेट खरीदी 10,000 रुपए की, उनमें से एक तो 9,000 की है और बाकी दोनों 500 रुपए की है, तो ड्यूरिंग द ईयर का केवल 9,000 ही डिस्क्लोज होगा, क्योंकि 10% से ज्यादा वही आ रहा है, बाकी सब कम है। बिल्कुल वो ध्यान रखना, ठीक है। और इसी तरीके से जो है हमने फिर आपको रिपोर्ट बनाओगे, डिस्क्लोजर करोगे आप और ये सारी चेकिंग करोगे, तो एक बड़ा, और वो रिपोर्ट प्राइमरी फॉर्मेट की बनेगी, तो कितना टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने A17 पूरा रिवाइज किया। फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आपको अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए, और हमेशा मैं कहता हूं कि भैया ये रिवीजन भी करने के बाद कोई भी दिक्कत आपको अगर आती है, कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं, तो बी फ्री, आपके पास जेंडू का लर्निंग्स का भी नंबर है, मेरा भी प्राइवेट पर्सनल नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।